सुनिए। शाहजहां ने मुड़कर सवालिया नजरों से इसे देखा। क्या है, एक तो ये लड़की बिना ना जाने किस मिट्टी की बनी है, रोज मुंह उठाए बेइज्जत होने आ जाती है। शाहजहां ने दिल में सोचा, आप कहीं जा रहे हैं? नहीं, कहीं से वापस आ रहा हूँ, इसने दांत चिबाकर कहा। वो मेरा मतलब वो नहीं था, परी ने शर्मिंदगी और झिझकते हुए कहा। जो भी है मतलब है, जल्दी को, मुझे देर हो रही है। इसने हाथ और बंदी गाड़ी को देखकर कहा। इसे वाकई देर हो रही थी और मुझे कुछ शॉपिंग करनी थी। अगर आपके पास थोड़ा सा वक्त है तो प्लीज मुझे ले जाएं। इसने जल्दी जल्दी कहा। वाकई वो उसकी बात सुने बगैर ही ना चला जाए। वाह, क्या कहा तुमने? वेट वन मिनट, तुमने अभी अभी क्यों कहा? क्या वो तुमने अपने होश व हवास में ही कहा है ना? शाहजाद ने आंखें खोलकर फिर बंद की, जैसे वो कोई ख्वाब देख रहा हो। फिर जफरी मुस्कुराहट इसके चेहरे पर आकर गुजर गई। मैं तुम्हें शॉपिंग पे लेकर जाऊं? मैं तुम्हारा ड्राइवर लगा हूं क्या? सुबह सुबह आ गई मेरा दिमाग खराब करने। परी वापस मुड़ी। अभी पहले सीढ़ी पर कदम रखा था कि शाहजाद इसे पुकार बैठा। प्रीशा, अगर तुम जाना चाहो तो मैं ड्राइवर को कुछ टाइम में भेज दूंगा। अब के इसके लहजा थोड़े नरमी में थी। नहीं, रहने दे, मुझे नहीं जाना। कहा क्या कहा? मैं यहाँ तुम्हारे बाप का नौकर लगा हूँ जैसे तुम ऑर्डर सुना रही हो। वो फिर से एकदम आपे से बाहर हुआ और फासला तय करता इसके करीब आया। एक झटके से इसका हाथ खींचकर अपने रूबरू किया। अब बोलो, क्या कह रही थी? मुझे सुनाई नहीं दिया। शाहजाद, मैंने सिर्फ इसलिए कहा क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। मैं अपने क्रेडिट कार्ड घर भूल आई हूँ, इसलिए आपसे कहा। इसने वाज़ेह दी। शाहजाद का गुस्सा एकदम और ज्यादा हुआ। तुम्हें क्या लगता है मेरे घर में रहकर तुम अपने बाप के पैसों के रोब जमाओगी? हाँ, पर ये हक द करेगी। ये बंदा कुछ भी ठीक नहीं सोच सकता। शाहजाद ने इसका हाथ छोड़ा। वायलेट से अपने क्रेडिट कार्ड निकाल कर इसके हाथ पर रखा। आइंदा मुझे इस शख्स के पैसों की जिक्र करती नजर ना हो। तुम समझती ये क्रेडिट कार्ड रखो, चाहे तो सारी अकाउंट खाली कर देना, मगर इन पैसों का जिक्र दोबारा मत करना। मैं ड्राइवर को भेज दूंगा। वो कहकर चले गया। अजीब इंसान है, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। खैर, अब मैं भी आपके क्रेडिट का ऐसे इस्तेमाल करूंगी कि आइंदा ऐसी ऑफर देने से पहले 1000 बार सोचेंगे। माजी, आज सुबह से ही मौसम खराब था, बारिश के होने के इम्कानात ज्यादा थे। सानिया सुबह से किचन में लगी हुई थी। दानियाल की कुछ दोस्त आ रहे थे रात के खाने पर और दानियाल ने खूब सारे मुश्किल मुश्किल खाने बनाने के लिए कहा था। दूसरी तरफ अम्मा को लगा था कि सर्दी का मौसम है, आज बारिश है तो फिर कपड़े धोना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए सारे घर के कपड़े, बेडशीट्स, पर्दे सब ही आज उतार कर धोने का हुक्म दिया था। अम्मा, कल लगा लूंगी मशीन, आज दानियाल भाई के दोस्त आ रहे हैं ना, तो इनके लिए खाना तैयार करना है। इसने आजिज़ी से कहा। क्या कहा तुमने? कमबख्त हूँ, अब मुझे सिखाओगी क्या करना है क्या नहीं? अम्मा जलाल में आ गई। उन्होंने उठकर सानिया को बालों से पकड़ा। पहले मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया, फिर इसके बाद मेरे शोर को खा गई। अब मुझे इस घर के तौर तरीके सिखाओगी तुम? इन्होंने एक झटके से देकर इसके बाल और मजबूती से पकड़े और इसके बाद मोहकों और थप्पड़ों की बौछार कर दी। अब मम्मा, खुदा का वास्ता है मुझ पर रहम करें, मैं आपके बेटे के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, इतना जुल्म मत करें। वो गड़गड़ाई, रोई। खुदा के वास्ते दिए, मगर अम्मा पर कोई भी बात असर नहीं कर रही थी। आई तो उन्होंने अपने अंदर का सारा गुबार निकाल लिया। दानियाल कब का दरवाजे में खड़ा तमाशा देख रहा था। सानी की नजर इससे पड़ी तो इसमें भी मदद के लिए पुकार रही थी। वो बेजमीर शख्स वहीं खड़ा इसे मार खाते देखता रहा। जब अम्मा मार मार कर थक गई तो इसे वहीं छोड़कर कमरे में गई। दानियाल इसके पास आया। छी छी, अफसोस, बहुत मारा ना अम्मा ने? बहुत लगी होगी तुम्हें, क्या कहा था ना मत करो ये शादी। तब मानने थी, आज ऐसा दिन ना देखना पड़ता। सानी ने एक दुख भरी नजर सामने खड़े इंसान पर डाली। ये तुम बाद में बहा ते तस्में बाद में बहा देना। अभी उठकर मेरे दोस्तों के लिए खाना तैयार करो। कोई कमी रही तो अम्मा से ज्यादा बुरी तरह पेश आऊंगा। वो वार्न करता हुआ लंबे लंबे डंग मरता इसकी नजरों से ओझल हो गया। सानिया ने अपनी दुखी जिस्म को बहुत मुश्किल से मारा, फिर पूरा टाइम बेहिस बनी काम में मसरूफ हो गई। वो तो अपने घर की इकलौती बेटी थी। अम्मा ने घर के सारे काम बहुत सख्ती से सिखाए थे, मगर उन्होंने मार खाकर इसे बर्दाश्त करना नहीं सिखाया था। वो रात गई कमरे में लौटी। इसने एक कागज़ पेन लिया और इस पर अपने ऊपर होने वाले सारे जुर्म लिखती रही, और सब वो जो किसी से कह नहीं सकती थी। अकरम तो इससे बहुत दूर था, वो चाहकर भी इसे ये सब नहीं बता सकती थी। इसने वो कागज़ बहुत एहतियात से संभाल कर अलमारी में रखा। वो नहीं जानती थी कि आने वाले वक्त में ये सारे लफ्ज़ किसी के लिए कितने तकलीफ देह होंगे। दिन बेकीफ से गुजर रहे थे, वही सुबह वही रातें। वो इस सारी रूटीन से उगता गई। सुबह शाहजर के जाने के बाद वो बुआ को बताकर बाहर निकल गई। चलते चलते वो बहुत आगे निकल गई थी। अभी तो सुबह का आगाज हुआ था, इसलिए वो बेफिक्र होकर घूम फिर रही थी। इसका रुख मुखालिफ समत था। सुबह से दोपहर होगी, इसका घर जाने का दिल नहीं कर रहा था। कल ही इसे शाहजर ने कुछ पैसे दिए थे और साथ ही चंद नोट उठा लाई थी। अभी इसने एक डब्बे में बैठकर नान निहारी खाई, फिर मजेदार सी गर्मा गर्म चाय पी और फिर से इन्हीं पहाड़ी रास्तों पर चलने लगी। इसे वक्त का ख्याल नहीं रहा था। वो इन हसीन लम्हाओं को अपनी मुट्ठी में कैद करना चाहती थी।
मरी की खूबसूरती को अपनी आंखों में कैद करना चाहती थी, फिर ये वक्त आए ना आए। इसने एक सा खूबसूरत सा कढ़ाई वाला पिंक सूट पहना था, 7 शाल को अच्छे से ओढ़ रखा था, बालों को नरम सा जोड़ा की सूरत में बांधा था। दाएं हाथ पर प्यारी सी घड़ी बांधी हुई थी, दूसरे हाथ में छोटा सा ग्लास था जिस पर मोती जुड़े थे। शाहजाद शाम के घर लौटा। बुआ ने शाहजाद को देखकर परेशानी से इसे देखे। क्या हुआ बुआ, अब इतनी घबराई हुई क्यों है और इस तरह दरवाजे पर खड़े होकर क्या कर रही हैं? वो भी शाम के। इसने एक नजर परेशान खड़ी बुआ को देखा। बेटा वो क्या बात है बुआ, खुलकर करें, मुझे परेशानी हो रही है। इसकी बार शाहजाद को भी कुछ अनहोनी का एहसास हुआ। बेटा परी बेटी तुम्हारे जानने के बाद ही निकल गई थी, कह रही थी मेरा दिल बहुत तंग है, कुछ टाइम बाहर की ताज़ा हवा खाकर आती हूँ, मगर अभी तक वापस नहीं आई। बुआ ने रोहनसी होकर कहा। क्या मतलब, कहाँ गई है वो? बुआ इसे तो यहाँ के रास्ते भी नहीं पता और सुबह से शाम हो गई है, इसका कोई अता पता नहीं। आपने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा, कहाँ गई है होगी वो? यही तो चारों तरफ जंगल ही जंगल है, मुझे आपसे इस लापरवाही उम्मीद नहीं थी बुआ। शाहजाद ने एक अफसोस भरी नजर बुआ पर डाली, फिर अंदर आकर मोबाइल से इसका नंबर बुलाने लगा जो बन जा रहा था। अब सही मानों में परेशान होने की बारी शाहजाद की थी। इसने कोट उठाकर सोफे पर अचलाया, इसने शर्ट की आस्तीनें फोल्ड की और शर्ट के ऊपर तीनों बटन खोल दिए। वो बाल का कमरे में इधर से उधर टहल रहा था, बार बार फोन ट्राई किया मगर वो मुसलसल बन जा रहा था। इसने अजरत में साइड टेबल पर पड़ी गाड़ी की चाबी उठा ली। हुआ बुआ, मैं परी को ढूंढने जा रहा हूँ, आपको कोई इत्तला मिले तो मुझे फौरन बता दीजिएगा। इसने सारा आसपास का इलाका ढूंढ डाला, परी का कोई नाम व निशान नहीं मिला। इसने साइड पर गाड़ी रोकी और सर गाड़ी की टेक पर रखा और इसमें वो बहुत परेशान था। इसका बस नहीं चल रहा था किस तरह वो परी को अपने रूबरू ले आए और इसे एक हाथ से अपना सर दबाया। कहाँ चली गई हो परी, मैं कहाँ ढूंढूं तुम्हें? तुम ना मिली तो क्या जवाब दूंगा मैं खुद को? तुम तो मेरी जिम्मेदारी थी, फिर मैंने कैसे तुम्हारा ख्याल नहीं रखा? वापस आ जाओ प्लीज, मेरे दिल को करार नहीं आ रहा, लौट आओ ना। इसका फोन बजा। इसने जल्दी से देखा, अनजान नंबर था। इसने कान से लगाई। आगे की बात सुनकर इसके मोबाइल वापस रखो, गाड़ी मेन रोड पर लाकर तेज रफ्तार से चलाई और इस औरत का वहां पहुंचना चाहता था। बहुत रश ड्राइवर करके वो मतलूबा जगह पहुंचा। वहां से आगे का सफर इसे पैदल करना था क्योंकि जो जगह इसने बताई थी वो पहाड़ी के ऊपर बनी थी, वहां गाड़ी का जाना मुश्किल था। वह जल्दी जल्दी वहां पहुंचा। घर बाहर से ही खस्ता हाल था। इसने दस्तक दी। थोड़ी देर बाद कोई ज़ईफ सी औरत बाहर निकली। अस्सलाम वालेकुम बाजार, मेरी बीवी गालिबन आप ही के घर में है, शायद मुझे यहीं भी बता दिया था इसने। हाँ हाँ बेटा वो यहीं है, आप आओ अंदर। बहुत घबराई हुई थी, अभी भी रो रही है। शुक्र है बेटा आप आ गए। उसे लेकर अंदर दाखिल हुआ। घर अंदर से भी छोटा सा था मगर साफ सुथरा। परी ने इसे देखकर खुद पर अख्तियार न रख पाए, भागकर शाहजाद के जोड़े सीने में मुंह छिपाकर रोने लगी। शाहजाद इस हमले के लिए बिल्कुल तैयार न था। वो थोड़ा सा लड़खड़ाया। शाहजाद मैं बहुत डर गई थी, शुक्र है आप आ गए, मुझे घर का रास्ता याद नहीं रहा, परी ने रोकर बताया। शाहजाद ने इसे कंधे से पकड़कर धीरे से खुद से लग किया। परी एकदम होश में वापस आई और शर्मिंदगी से शाहजाद को देखा। इसके चेहरे किसी भी किस्म के जज्बात से हर था, बिल्कुल सपाट। एक गहरी और चुभती हुई नजर परी पर डाली। परी ने इसे देखा जो हमेशा की तरह आज भी बहुत हैंडसम लग रहा था। चेहरे पर हल्की हल्की दाढ़ी इसके चेहरे को हमेशा की तरह खूबसूरत बना रही थी। बाल बिखरे हुए थे, माथे पर पड़े थे, आंखों में थक्कन उतरी हुई थी। शर्ट के बाजू ऊपर के फोल्ड किए हुए थे और तीनों बटन खोले हुए थे। शहजाद ने इसे नापसंदगी से देखा। परी ने जल्दी से नजरें चुरा ली। शहजाद ने इन लोगों का शुक्रिया अदा किया और इन्हें जबरदस्ती कुछ पैसे थमाए और परी को हाथ के इशारे से अपने पीछे आने का इशारा किया। परी भी सबसे मिलकर इनके पीछे की। पूरा रास्ता शहजाद सपाट चेहरे के साथ ड्राइविंग करता रहा। परी में भी हिम्मत नहीं थी कि वो इसे फिर से पकड़कर अपनी सफाई में कुछ कह सकती। इसने नजरें अपने हाथों में जमा ली, गाड़ी घर के गैराज में पार्क की, फिर उतरकर परी की जानब घुमा जो दरवाजा खोलकर बाहर निकल रही थी। शहजाद ने इसका हाथ पकड़कर बाहर खींचा पर अब ऐसे सोचने का मौका दिए बिना अपने साथ घसीटकर ऊपर अपने कमरे में ले आया और सोफे की जानब झटका दिया और सीधा सोफे पर जाकर गिरी। तुम किसकी इजाजत से निकली थी घर से? इतना बड़ा रिस्क किस बल बोते पर लिया? शहजाद का गुस्सा 7वें आसमान को पहुंचा हुआ था। परी डर से थड़-थड़ कांप रही थी। शहजाद इस वक्त बिल्कुल पहले वाला शहजाद बन गया था। मेरा दिल घबराया जब एकदम चुप, मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी। शहजाद ने आगे बढ़कर इसके होंठ पर अपना भारी हाथ रखकर इसे मजीद बोलने से रोका। परी को अपने जिस्म से जान निकलती हुई महसूस हुई। आंखों से आंसू निकलकर शहजाद का हाथ भिगो रहे थे। इसने अपना हाथ वापस खींचा पर खिड़की के पास आकर खिड़की के दोनों पट खोल दिए। ताज़ा हवा के झोंकों ने शहजाद के गुस्से को कुछ कम किया।
वैसे मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम पर सख्ती करूं। तुम इस खुशफहमी में मत रहना कि मैंने तुम्हें इसलिए तलाश किया क्योंकि मुझे तुम्हारी परवाह है। नहीं प्रीशा, मुझे तुम्हारी परवाह नहीं है। तुम जब तक इस घर में हो मेरी जिम्मेदारी हो। यहाँ से जाने के बाद तुम मेरी याददाश्त में भी कभी बाकी नहीं रहोगी। शजर के अल्फाज परी को अपनी तौहीन लगे। आइंदा कभी दिल तंग हो तो बता देना, ऊंची पहाड़ी पे लेकर जाऊंगा, वहां से कूद कर मर खप जाना, फिर कभी तुम्हारा दिल नहीं तंग होगा। वो खिड़की के सामने से हटकर सोफे पर आकर बैठा, फिर अपने हाथ से अपनी पेशानी दबाई। इसके सर में शदीद किस्म का दर्द हो रहा था। वो इस लड़की के लिए परेशान नहीं होना चाहता था, मगर वह परेशान था। इसे एक लम्हे के लिए लगा था कि वापस वो अपनी सबसे कीमती चीज खो चुका है। फिर जब इसने परी को अपने रूबरू देखा तो इसका दिल किया वैसे अपनी बाहों में उठाकर सारी दुनिया से छिपा ले। परी का इसके सीने के साथ लग कर रोना, इसे अभी भी इसके आंसू अपने दिल पर गिरते महसूस हो रहे थे। वो दिल की बात को सुनने से इनकारी था। इसने दिल को डांट कर खामोश होने पर मजबूर कर दिया था। परी को इसकी खामोशी परेशान कर रही थी। वो अभी तक डरी हुई थी कहीं शहजाद आज फिर इस पर हाथ न उठा ले। शहजाद ने गहरी सांस ली, फिर परी की तरफ मुंह मोड़ा। परी ने घबराकर नजरें नीचे चुरा ली। परी औरत का असली मुकाम घर होता है, जहाँ वह खुद को महफूज समझती है। कोई कोई औरत तो अपनी बदकिस्मत होती है, घर भी इसके लिए पनाहगाह साबित नहीं होता। अकेली औरत को ये दुनिया खा जाती है, इसकी इज्जतों का जनाजा निकाल देती है। आज अगर तुम इस औरत का हाथ न लगती, किसी दरिंदों के हाथ चढ़ जाती जो अपनी होश की भूख मिटाकर तुम्हें किसी गहरी खाई में फेंक देते, वहां तुम्हारा मुर्दा वजूद अपना पर होने वाले जुल्म के मातम मना रहा था, क्या कर लेती तुम फिर? ये जिंदगी खुदा की नियामत है, इसे यूं अपने हाथों जाया मत करो। शाहजाद ने बहुत नरमी से इसे समझाया। मैं आइंदा ऐसा कभी नहीं करूंगी। बाकी एक लम्हे के लिए मुझे लगा था मैं अब कभी वापस नहीं जा पाऊंगी। मेरे मोबाइल की बैटरी डेड हो गई थी। वो औरत मुझे ना मिलती तो मैं इस वक्त कहाँ होती, ये मैं सोचना भी नहीं चाहती। प्लीज मुझे माफ कर दें। शाहजाद की बातों ने इसे हकीकत से आशना करवाया। वो अपने किए पर खुद ही नादम थी। मुझसे नहीं, अल्लाह से माफी मांगो, इसका शुक्र अदा करो जिसने तुम्हारी इज्जत बचा ली। अब तुम जाओ यहाँ से, और आइंदा से कुछ भी किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। परी उठ कर जाने लगी। इसका दिल वाकई में अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था। वो एक अजनबी जगह पर अल्लाह के करम से महफूज वापस लौट आई थी। और हाँ, बुआ से कहना मेरे लिए ब्लैक कॉफी और सैंडविच ही भेज दें, और साथ कोई सुकून की दुआ भी। वो कहकर वॉशरूम में चला गया। परी ने तश्कर भरी नजर से इसके पर्श को देखा। वह शख्स क्या था? वो कभी भी इसे समझ नहीं पाई थी। आज परी के दिल में इसका मुकाम और ऊंचा हो गया था। वह शख्स चाहे जाने के काबिल था। इसने फीकी मुस्कुराहट के साथ इसकी खाली कमरे को देखा, फिर बाहर निकल गई। माजी दिन में ऐसे ही बेकैफी गुजरे थे। अम्मा को जब गुस्सा आता सानिया को पीट लेती। सानिया अपना कसूर ही ढूंढती रह जाती, फिर नौकरों की तरह काम करती, फिर अम्मा के गहर से न बच पाती। आज पूरा 4 माह बाद अकरम वापस आ रहा था। वो भी बहुत मुश्किल से वक्त निकाल कर। नया नया कारोबार था, इसलिए वहाँ रहना भी जरूरी था। सानिया हर गम भूल कर अकरम की आने की खुशी में खाना बना रही थी। आज वह बहुत खुश थी। कुछ दिनों बाद इसके घर नन्हा मेहमान भी आने वाला था। अम्मा अकरम से मिलकर बहुत खुश हुई। सानिया बेटा क्या हुआ, क्या देखो कौन आया है? इस लड़की को कहा भी है इन दिनों किचन में मत गुस्सा करो, मैं हूँ के कर लूंगी, मगर ना बाबा, आजकल की लड़कियां सुनती ही कहाँ है। अम्मा के लहजे में शहर टप रहा था। लाउंज के बाहर खड़ी सानिया दम सारा अम्मा का बदला अंदाज सुन रही थी। इसे तो आज तक याद नहीं था कि अम्मा या दानियाल में किसी ने इसे इतने आराम और प्यार से बात की है। वो तो खुश हो गई थी कि चलो अम्मा बदल गई हैं। फिर जब तक अकरम यहीं रहा अम्मा वारिस सदके रही। अलबत्ता दानियाल वैसे ही अखड़ा खड़ा ही रहा। आज अकरम की वापसी थी। आज सुबह सानी की तबीयत ठीक नहीं थी। अकरम ने माँ को इसका ख्याल रखने को कहा, खुद कराची चला गया। सानी का दिल रो रहा था। क्या था वो रोक जाता, फिर अल्लाह ने शाहज़र की सूरत में एक खूबसूरत तोहफा दिया। आज तीसरा दिन था। शाहज़र बहुत सेहतमंद बच्चा था। सानिया से पाकर बहुत खुश थी। कम वक्त 3 दिन हो गए हैं, अभी तक तुम बेड तोड़ रही हो, उठो जाकर घर संभालो, बहुत होगी ऐश वशरत। अम्मा जलादन मूड में वापस आ गई थी। सानिया हक दक रहेगी, वो बेवकूफ़ समझी थी। अम्मा ने इसे कबूल कर लिया था। अम्मा आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, वास्ते से गोई हो। और बीबी तुमने ज्यादा फीलो मत, तुम क्या समझती हो सब भूल कर तुम्हें दिल से कबूल कर चुकी हूँ। तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम इस घर की बहू की हैसियत से रहो। आज नहीं तो कल इस घर से चलता करूंगी, समझी तुम? वो कहकर आगे बढ़ी और एक थप्पड़ कमर पर रसीद गया। बेचारी बुलबुला उठी। फिर वही ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हुआ। सानी की माँ कहीं बार आई, इसे कुछ दिन साथ ले जाने पर अम्मा इसे बेइज्जत कर देती। बहुत शौक है बेटी को घर ले जाने का तो ले जाओ, मगर याद रखना यहाँ से अकेले जाएगी, रह सकती है अपने बच्चे के बिना तो रह ले, मुझे कोई इतराज नहीं।
نہیں بھابھی، ویسے یہ دن کے لیے ہی کبھی کبھار آ جاتی ہے، یہ بھی بہت ہے۔ اللہ اسے آپ کے گھر میں خوش رکھے۔ ماں ثانیہ کے آنسو دیکھ کر بھی انجان بن گئی اور اپنی بیٹی کا گھر برباد نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کاش ماں اس کے ان آنسوؤں کے پیچھے وجہ جانتی تو شاید وہ اسے جیتے جی کبھی نہ مرنے دیتی۔ اگر وہ اماں کی ہر بات آنکھ بند کر کے مان لیتا تھا، آخر کو اس کی ماں نے اس کی پسند کو اپنے مان جو لیا تھا، ابھی کبھی اپنی بیوی کے وہ آنسو نظر نہ آ سکے جیسے دیمک کی طرح اندر ہی اندر ختم کر رہے تھے۔ وہ صوفے پر چکری مارے بیٹھی نظر ٹی وی پر اسکرین پر تھی اور دھیان کہیں اور پہنچا ہوا تھا۔ بوا کہاں ہیں آپ؟ شہزاد کی آواز پر وہ اپنے حسین خوابوں سے واپس لوٹی، جہاں وہ شہزاد کے ساتھ کسی باغ میں سیر کر رہی تھی، پھر شہزاد اسے جھولا جھلا رہا تھا۔ اس نے اپنے خیال پر استغفار پڑھا، یہ محبت بنا بندے کو کہاں کیا نہیں نگاہ نہیں چھوڑتی۔ وہ شاید پڑوس میں کسی دوست سے ملنے گئی ہیں، اس نے ناؤں سے ہی جواب دیا۔ شہزاد نے مڑ کر اسے دیکھا، ایک تو بوا بھی نہ ہر کسی سے سلام دعا کرنے پہنچ جاتی ہیں۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے بولا۔ بڑی نہ تعجب سے اس سرفری کو دیکھا، پھر ٹی وی آف کر کے اس کے پاس آئی، سر سے پاؤں تک اس کا جائزہ لیا۔ بولے، ایک شلوار قمیض میں ملبوس تھا، قمیض کے بازو ہمیشہ کی طرح فولڈ کیے ہوئے تھے، ہاتھ پر قیمتی گھڑی تھی، بال سٹائل سے سیٹ کیے گئے تھے۔ یہ تم کیا میرا ایکسٹرا کرنے کی کھڑی ہو؟ آنکھیں پھاڑ میرا جائزہ لے رہی ہو؟ شہزاد نے خشمگی نظروں سے گھورا۔ پری شرمندہ ہوگی۔ وہ آپ کہیں جا رہے ہیں کیا؟ آج آفس بھی نہیں گئے؟ اپنی بسمانی کم کرنے کے لیے غلط سوال کر گی۔ تم سے مطلب میں کہیں جاؤں یا آؤں؟ تم کون ہوتی ہو مجھ سے پوچھنے والی؟ تڑخ کا جواب دیا، بیوی ہوتی ہوں آپ کی، اور کون ہوتی ہوں؟ اپنی یادداشت ٹھیک کروا لیں تو یاد رہے گا۔ وہ صرف سوچ کر رہے گی کہ کہہ کر اپنی شامت آپ نہیں بلوا سکتی تھی، اور میں تو بس ویسے ہی آپ کبھی اتنا تیار ہو کر کہیں گئے نہیں نا، تو اس لیے۔ ہاں اب نظر لگا لو۔ نہیں، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ بس کرو، اپنے مطلب اپنے پاس رکھو۔ میں کہاں جا رہا ہوں، کہاں سے آ رہا ہوں، اس کا حساب رکھنا چھوڑ دو۔ میری ماں بننے کی کوشش مت کرو۔ اتنے سخت الفاظ میں باور کروایا۔ جی اچھا، آئندہ خیال رکھوں گی۔ اچھی بات ہے۔ خیر بوا آئی تو انہیں بتا دینا گیسٹ روم اچھے سے صاف کر لیں، میری مہمان آ رہی ہے آج میرے ساتھ، میں اسلام آباد جا رہا ہوں۔ آپ اسلام آباد کیوں جا رہے ہیں؟ تم نے پی رکھی ہے کیا؟ میں اسلام آباد ڈیٹ مارنے جا رہا ہوں۔ اب سمجھ آ گئی یا بات آ جاتی فضول میں دماغ خراب کرنے، اس نے بیزاری سے کہا، اور خان بابا کو آواز دے کر گاڑی نکالنے کو کہا۔ خود پری کو غصے سے گھورتا ہوا چلا گیا۔ پاگل عورت! اللہ پوچھے آپ سے، شہزاد بیوی تو سنبھالی جاتی نہیں آپ سے، اور گئے ہیں ڈیٹ مارنے؟ اس نے غصے سے شہزاد کی پشت گھورا۔ تم یہ آہستہ آواز میں بدوائیں بعد میں دے دینا، اتنی جلدی نہیں مارنے والا میں۔ شہزاد نے بنا مڑے دروازے سے باہر نکلتے ہوئے کہا۔ پری کا منہ کھلے رہ گیا۔ مرے آپ کے دشمن نہیں آج کل کے آپ کے سب سے بڑی دشمن تو آپ کی نظر میں ہوں، اللہ نہ کرے۔ پری پورا ٹائم پری کا بے چینی سے گزرا، اسے رہ کر شہزاد پر غصہ آ رہا تھا کہ اسے ہر نرمی سے اعتراف کر گیا تھا کہ وہ ڈیٹ پر جا رہا ہے۔ یہ محبت بھی کتنی عجیب ہوتی ہے، جب کسی سے ہو جائے تو اس پر لاکھ برائیاں سے اس کی ساری برائیاں اچھائی لگنے لگتی ہیں۔ ایک وقت تھا پری کو شہزاد کے وجود سے نفرت تھی اور اس کی شکل زندگی بھر نہیں دیکھنا چاہتی تھی، اور اب یہ وقت آ گیا کہ اس پر کہ وہ اسے ڈانٹ بے عزت کر کے، مگر پری کا دل کرتا وہ اس کی نظروں کے سامنے رہے۔ وہ ظالم محبوب اسے اب ہر روپ میں اس سے بڑھ کر عزیز ہو گیا تھا، تو پری کا وجود تھا، اس کا دل تو شہزاد کے ہونے سے دھڑکتا تھا۔ پورا دن وہ اس انتظار کرتی رہی، آج کا دن ہی نہیں گزر رہا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے رات کا کھانا بنایا، بریانی شہزاد کو بے حد پسند تھی، ساتھ شامی کباب، چکن کڑھائی، میٹھے میں رس ملائی بنائی۔ آخر کو پہلی بار شہزاد کو کوئی مہمان آ رہا تھا اس کی موجودگی میں۔ وہ تیار ہو کر لائن میں چلی آئی، شام کا سہانا موسم اور چائے کا کپ پری پر چائے بیزاری کو کچھ کم کر گیا۔ اتنے میں گاڑی اندر آ کر رکی۔ شہزاد گاڑی سے نکل کر گھوم کر دوسری طرف آیا، گاڑی کا دروازہ کھولا، پری منہ کھولے اس خوش قسمت مہمان کو دیکھ رہی تھی جس کے لیے شہزاد صاحب نے خود فرنٹ ڈور کھولا تھا۔ اتنے والی ایک خوبصورت سی نازک سی لڑکی تھی جس نے جینس کے ساتھ شارٹس پہنی رکھی تھی، بالوں کو پونی ٹیل کیا ہوا تھا۔ ہائے اللہ، یہ تو کسی لڑکی کو ساتھ لے آئے، وہ بھی اتنی ماڈرن سی، کہیں شادی وادی تو نہیں کرائی اس چڑیل کے ساتھ؟ کہہ کر تو یہ تھے وہ ڈیٹ مارنے جا رہے ہیں۔ ہائے ہائے، یہ کہیں وہی تو نہیں ہے جس کے ساتھ شہزاد اس دن کہک لگا کر ہنس رہے تھے؟ وہ خود سے ہی کہانیاں بنا رہی تھی۔ شہزاد نے اسے دیکھ کر بھی اگنور کیا اور صنم کو ساتھ لے کر اندر چلا گیا۔ پری بھی بھاگ کر اس کے پیچھے گئی، اسے اس لڑکی سے ملنے کی جلدی تھی جس نے ایک پل میں اس کی سکھ چین تباہ کر دیا تھا۔ وہ ایک دم ان کے درمیان دونوں کے سامنے آ گئی۔ شہزاد بر وقت نہ روتا ٹکرنا پکا تھا۔ آپ آ گئے، اس نے مسکراہٹ چہرے پر سجا کر کہا اس بےقراری سے جیسے دونوں کی بہت خوشگوار تعلق چل رہے ہیں۔ ہائے، میں پری، شہزاد کی وائف، اور آپ کی تعریف۔ شہزاد نے جن نظروں سے اسے دیکھا، پری ہڑبڑا گئی۔
अस्सलाम वालेकुम। तो आप हो प्रीशिया, आपसे मिलने का बहुत शौक था मुझे। इस शाहज़र के बच्चे से कहा भी था मैंने जल्दी चलो घर, मगर इसे तो सारे काम आज ही खत्म करने थे। इसने गर्मजोशी से इसका हाथ थामा और गले लगाया। सनम मिल लिया तो चलो फ्रेश हो जाओ। पता नहीं इतना पढ़ लिख कर भी तमीज़ और तहजीब कुछ लोगों को छू कर भी नहीं गुजरती। आज जाते हैं काली बिल्ली की तरह रास्ता रोकने, जाहिलुम जरा। शाहज़र ने गहरा सा जफर किया। परी पहलू बदल कर रहेगी। ओ आई एम सॉरी, मुझे यूं अचानक से आपके सामने नहीं आना ही था, इसने नासे से हटकर कहा। और क्या हो गया है तुम दोनों को? क्या बच्चों की तरह लड़ रहे हो तुम? शाहज़र मेरी इतनी क्यूट सी दोस्त से अच्छा सा ना पहले तो ये डिसाइड कर लो मैं तुम्हारा दोस्त हूँ या अगर ये हो तो अगर ये तो मेरी तरफ से खुदा हाफिज़। बच्चों की तरह रूठ कर वहाँ से चला गया। सॉरी परी, माइंड मत करना, ये यूनिवर्सिटी के ज़माने से ऐसा ही पॉजिटिव है। मेरी और अपनी दोस्ती के दरमियान किसी तीसरे को बर्दाश्त नहीं करता। मैं शाहज़र को देखा कहीं मुझसे सचमुच घर से ना निकाल ले। इसने परी का गाल थपथपाया। परी से मुस्कुराया भी नहीं गया वो कि शाहज़र के पीछे की परी वहीं खड़ी शाहज़र के अल्फाज पर गौर कर रही थी। आंसू उसकी आंखों से निकलकर जमीन पर अपनी बेकदरी का मातम कर रहे थे। पूरी रात ठीक से नहीं सो पाई थी। शाहज़र का रवैया अब दिन ब दिन बद से बदतर हो रहा था। रात बहुत देर से इसने नींद आई थी और जब रात को खाना जहर मारकर ऊपर कमरे में आ रही थी, कैसे डाइनिंग रूम से सनम और शाहज़र की बातों की आवाज़ आ रही थी। और दिल मसूख करेगी। फिर बेड पर करवट बदलती रही। रह रहकर से सनम और शाहज़र का ख्याल रहा था। सुबह काफ़ी देर से आंख खुली। वो फ्रेश होकर नीचे आई। वहाँ शाहज़र और सनम को देखकर मुंह तक कड़वा हो गया। वो तो सोच कर आई थी कि अब तक वो दोनों नाश्ते से फारग हो गए होंगे। वो ये प्रीशिया बहुत अच्छे टाइम पर आई हमें और शहज़र भी अभी नाश्ता शुरू ही करने वाले थे। इसने खुश लगी से कहा, मुझे नहीं लगा मैं ही शायद आज कुछ लेट हो गई हूँ। मरी, हाँ तो आप लोग भी लेट हुए हो। मरी ने मुस्कुराकर कहा, दिल तो कर रहा था सामने पड़े गरम गरम कॉफ़ी इस खूबसूरत लड़की को अंडा दे, मगर हाय रे किस्मत। हाँ, मैं और शहज़र रात काफ़ी देर तक जाग रहे थे। डायरी में बैठे बातें करते रहे। टाइम को पता नहीं चला। मगर तुम तो जल्दी सोने चली गई थी, फिर आज लेट क्यों हुई? बस मुझे रात नींद ठीक से नहीं आई। मनहूस मारी मेरे शहज़र को मुझसे छीन कर। तो बताओ, ये खूबसूरत मुंह तोड़कर रख दिया। मेरा नाम भी परिशे शहज़र नहीं होगा। इसने दांत पीस कर सनम को देखा जो अब शहज़र की किसी बात पर हंस रही थी। शहज़र ने परी को मुकम्मल तौर पर इग्नोर किया हुआ था। परी का दिल को कुछ हुआ। बैठो ना परी, अभी तक क्यों खड़ी हो? नाश्ता करो। नहीं, आप लोग करें, मेरा अपना ही घर है, मैं कर ही लूँगी। आप इस घर की मेहमान हैं ना? इसने मुस्कुराहट बेरे चलाकर कहा। सनम तुम आराम से नाश्ते करो। कुछ लोगों को आदत होती है ज़बरदस्ती औरों की चीज़ों पर कब्ज़ होने की। इसकी तो खैर से ख़ानदानी आदत है कब्ज़ा करने की। शाहज़ाद ने ब्रेड पर मक्खन लगाते हुए सरसरी लहजे में कहा। परी के सर पर लगी तलम और बजी। ज़रा बताना पसंद करेंगी क्या हर ऐसे जफर के पीछे की वजह? मैं किसी को जवाब दे नहीं हूँ परी साहिबा, मगर तुम्हें बताना पसंद करूँगा कि तुम और तुम्हारे बाप को लोगों की चीज़ों पर कब्जा करने का बहुत शौक है। तुम्हारे बाप ने मेरे हिस्से की जायदाद पर कब्जा कर लिया और इसकी बेटी अब मेरे घर पर कब्जा करने के ख्वाब देख रही है। इसने सरसरी लहजे में कहा। मेरे बाप ने ऐसा कुछ नहीं किया। आपके पास वो पापा की ही मेहनत का नतीजे है। परी ने गुस्से से कहा। ये सब जो मेरे पास है ना, अगर तुम ये समझ रही हो कि ये तुम्हारे बाप की दी हुई खैरात है ना, तुम्हारे बाप की दौलत पर लाख बार लानत भेजता हूँ मैं, समझी? ये सब कुछ मेरी माँ की निशानी है। इनके नाम की जायदाद में तुम्हारे बाप की तरह लोगों की चीज़ों पर कब्ज करने वाला मर्द नहीं हूँ। वो कहकर कुर्सी धकेल कर उठकर सनम ने इन दोनों को बारी बारी देखा। दोनों के चेहरे जब्त के मरहले से गुजर रहे थे। शाहज़र बिना कुछ कहे बाहर निकल गया। सनम ने परी को देखा जो अपने आंसू ज़ब्त करने की कोशिश कर रही थी। इतनी तज़लील, इतनी नफरत, वो भी एक अनजानी लड़की के सामने। इसने नफरत से सामने बैठी सनम को देखा। परी रिलैक्स हो, बस कुछ ज़्यादा ही जज्बाती हो जाते हैं। तुम इसकी बातों को इतनी सीरियस ना लिए करो। आओ बैठो नाश्ता करो, सनम ने अपने आइए से कहा। परी ने एक नज़र से देखा और बिना कुछ किए भाग कर सीढ़ियाँ तय की। आज जो कुछ भी हुआ वो बर्दाश्त कर लेती अगर वहाँ सनम मौजूद ना होती। तो वो एक बार इस लड़की के सामने शाहज़र ने इसे दो खोड़ी कर नहीं छोड़ा था। वो कब इस घर पर कब्जा करना चाहती थी। इतनी गलत सोच थी शाहज़र की कि इसके बारे में वो आज जान पाई थी कि शाहज़र को पता न पना नामुमकिन है। अब शाहज़र के दिल में नफरत जड़ पकड़ कर बैठी थी। वो चाहकर भी इस नफरत की जड़ नहीं काट सकती थी। शाहज़र दूसरे दिन सनम को लेकर चला गया। पूरा दिन वो लोग घूमते रहे। शॉपिंग की। शाम को देर से घर लौटे। परी ने कल का पूरा दिन कमरे में बंद रहकर गुजारा, मगर यह जालिम रुख अच्छे अच्छों को दिन में तारे दिखा देती है। कहाँ इसने कसम खाई थी कि वो शहज़र के घर का एक दाना भी नहीं अब खाएगी। अब किचन में स्टूल पर बैठी नाश्ता कर रही थी। मैंने कौन सा हाथ जोड़ दिए थे हिटलर के सामने कि मुझे घर में रख लो? ना रखता, मेरे शोर की कमाई है, रच के खाऊंगी। इसने के बाद इसने मनहूस मारी का भी तो कुछ सोचना है। ऐसे ही तो अपने इस हिटलर पर कब्जा नहीं करने दे सकती ना। बहुत आई
मुझे ऑफर करने वाली, बैठ कर नाश्ता कर लो। मिस्टर हिटलर साहब ऐसे इग्नोर कर रहे हैं मुझे, पहले कोई बात तो कर ही लेते थे। अल्लाह पूछे सनम तुमसे कीड़े पड़े किसी और के मिजाजी खुदा के साथ रंग रंगियां मनाते, शर्म तो ना आई तुम्हें। और बड़बड़ाते हुए बाहिलान में आकर बैठ गई। इसे रह रख कर सनम के यहाँ रहने पर गुस्सा आ रहा था। ना वो आती ना शहजाद यूं बदलते, जैसे पहले तो शहजाद परी परी ही करते रहता था ना। हाँ, अपने हाल पर खुद ही हंसी आई। देर से शाम हो गई, शहजाद और सनम आने का नाम व निशान नहीं था। परी जलकर बनकर राख होने को थी। गाड़ी के हॉर्न सुनकर कुछ सुकून मिला और इस वक्त लॉन्च में बैठी टीवी पर सर्चिंग कर रही थी। सनम इसके पास ही चली आई। परी इसे देखकर फिर से टीवी देखने में मसरूफ हो गई, जैसे इससे बढ़कर कोई और काम जरूरी नहीं। कैसी हो परी? आज मैं और शहजाद बहुत थक गए हैं। तुम सो रही थी तो मैं तुम्हें जगाने आ रही थी। शाह ने कहा वो सो रही है मत जगा, इसलिए इसने अपनी ये से कहा। आप मुझे क्यों बता रही हैं? अच्छा किया आपने मुझे नहीं जगाया, मुझे कोई शौक भी नहीं है। ऐसी जगह पर अपनों के साथ ही जाने में मजा आते हैं। परी ने जल बोलकर जवाब दिया। शहजाद भी वहीं आकर बैठ गया था। आगे है मसरूफ अपनी सनम के पीछे पीछे, जैसे कोई इनकी सनम को अगवा ही न कर ले। इसने दिल ही में सोचा। इसके चेहरे पर बेजारी साफ दिखाई दे रही थी। इसने जब कर शहजाद को देखा जो टीवी देखने में मसरूफ हो गया था। शहजाद ने आज ब्लू शलवार कमीज पहनी थी, बाजू फोल्ड किए हुए थे। परी ने हमेशा से शहजाद को ऐसे ही कमीज के बाजू फोल्ड किए ही देखा था। वो आज भी बहुत हैंडसम लग रहा था। परी ने दिल में माशाल्लाह कहा। अच्छा छोड़ो परी, ये देखो मैंने तुम्हारे लिए ये शाल लाई हूँ। इसने परी पास पड़ी शपर से एक खूबसूरत सा कश्मीरी शाल निकाला जिस पर खूबसूरत कढ़ाई हुई थी। परी ने एक नजर सनम को देखा जिसने आज जींस के साथ कुर्ता पहन रखा था, बालों को आज खोला छुड़ा था। बाकी किसी की भी ड्रीम गर्ल हो सकती है। परी ने इसके हाथ से शाल लेने की भी जहमत नहीं की। शुक्रिया, मगर प्लीज माइंड मत कीजिएगा, मैं किसी से भी कुछ भी यूं ही नहीं ले लेती। आप शहजाद की दोस्त हैं इसके लिए ही लेती, कुछ तो अच्छा था। हाँ हाँ, आपने जहमत की, इसने बदतमीजी से जवाब दिया। सनम को नजरअंदाज करके फिर टीवी स्क्रीन पर नजर जमा दी। सनम बेचारी हैरान व परेशान परी को देखती रहेगी। सनम तुम किसने कहा था इस जाहिल लड़की के लिए कुछ लो? तुम शायद जानती नहीं, कुछ लोग को प्यार और हलूस के काबिल नहीं होते। शहजाद से गुस्से से परी को देखा। हाँ हूँ मैं, जाहिल नहीं है मुझे बात करने की तमीज, न प्यार और हलूस की जबान समझ आती है मुझे। आपको कौन सा पढ़ लिख कर बहुत मजहब इंसान हो गए हैं। जब से ये आपकी सौर कार्ड मेहमान आई, आप मुझे बेइज्जत पर बेइज्जत कर दे रहे हैं। करें ये आपसे दुआ सलाम मेरे साथ क्यों फ्री हो रही है? ये जब मुझे नहीं पसंद सब कुछ, तो कुछ लोग तो अच्छा बनने की आदत होती है, औरों के सामने गलती इनकी भी नहीं होती। परी भी सारे लिहाज बुरका शहजाद के सामने बदतमीजी से खोई हुई। सनम सोच भी नहीं सकती थी इसके बारे में। परी इतना गलत सोच रखती है। वो तो यहाँ सिर्फ परी को देखने आई थी, शहजाद को कन्विंस करने आई थी कि वो इस रिश्ते को अब दिल से कबूल कर ले। परी तो इसके लिए इतना जहर दिल में दबाई बैठी थी। एनफ परी, एना अपनी जबान काबू में रखो, वरना वरना क्या यह शहजाद साहब फिर से मारेंगे मुझे, फिर से हाथ उठाएंगे मुझ पर। इसके अलावा और कर भी क्या सकते हैं आप? परी ने इसकी बात काटकर तलही से कहा। शहजाद अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। इसका दिल कर रहा था सामने खड़ी इस जबानदार लड़की को जबान काट दे। इसने एक शर्मिंदा नजर सनम पर डाली जो खुद पर जबत किए वहां बैठी थी। शहजाद ने उठकर वो शाल इसके हाथ से ले ली। ये शाल तुम इससे बेमुरवत लड़की के लिए लाई थी ना? इस शाल की ऐसी की तैसी, वो कहकर गुस्से से लाउंज से निकलकर किचन में गया। परी और सनम ने इसे जाते देखा। कुछ लम्हों बाद किचन से धुआं निकलता आया। सनम भागकर किचन में पहुंची। परी भी होश में आई वो जब वहां शाल आग में जल रही थी। ये क्या कर लिया तुमने शहजाद? सनम ने बेबसी से पहले शाल को देखा फिर शहजाद को, जिसका चेहरा आग की रोशनी में और लाल लग रहा था। वो इस वक्त बहुत गुस्से में था। परी को डर कर वहां से भागना चाहती थी। शहजाद ने आगे बढ़कर परी को हाथ से पकड़कर आग के सामने लाया। आइंदा कभी मेरे जाती मामलात में बोली ना तो यही अंजाम तुम्हारा भी कर दूंगा। तुम्हें मैंने अपनी जिंदगी में एक कदम आगे बढ़ने नहीं दिया। तुम किस रिश्ते की बुनियाद पर इतने बकवास कर रही थी? अभी 3 लफ्ज कहे तो वो भी बेनाम सा रिश्ता 1 सेकंड में खत्म कर लूं। तुम इस खुशफहमी से निकल आओ परिशे दानियाल के शहजाद कभी तुम्हें अपने वजूद का हिस्सा भी बननेगा। मुझे कल भी तुमसे नफरत थी, मुझे आज भी तुमसे नफरत है और आने वाले हर लम्हे में मुझे तुमसे इसी से बढ़कर नफरत रहेगी। आज जो तुमने किया वो बहुत ज्यादा था, इसीलिए पहली और आखिरी गलती समझकर माफ कर रहा हूँ। अगली बार इस शाल की तरह जगह तुम खुद को यहाँ पाओगी। और दलही से बोला और इसका हाथ छोड़कर सनम की तरफ मुड़ा और उसका हाथ पकड़कर इसे अपने साथ बाहर ले गया। परी वहां ही खड़ी रह गई। आंसू का ना रुकने वाला सिलसिला फिर से शुरू हो गया था। क्यों आखिर क्यों अल्लाह जी, मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है। मैं आपकी गुनहगार बंदी हूँ, माफ कर दे मुझे। मैं शहजाद के साथ किसी और को बर्दाश्त नहीं कर पा रही, मुझे सब्र अता कर। मौला मेरा दिल फट जाएगा, मुझसे नहीं बर्दाश्त होता। अब शहजाद कर दिया, मुझे इसके बेनाम मोहब्बत ने कहीं का नहीं छोड़ा। मैं अब खुद को और नहीं गिरा सकती, मुझे यहाँ से अब जाना ही होगा। कुछ रिश्तों की किस्मत में मिलना
लिखा ही नहीं होता, वो पाकर भी हारी दामन रह जाते हैं। मैं भी आज हारी हाथ हारी दामन रह, मेरे मौला मुझे सब्र अता करना। परी ने अपने कमरे में आकर अपनी पैकिंग की और अब यहाँ नहीं रहना चाहती थी। आंसू पूछने के बाद साथ साथ पैकिंग करने में ही मसरूफ थी। दरवाजे पर दस्तक हुई। यस, इसने मसरूफ अंदाज में जवाब दिया। ऐसे लगा था बुआ आई होंगी इसे खाने देने। परी कहाँ जाने की तैयारी कर रही हो? वास पर चूम कर मुड़ी सनम को देखकर एक तिरछी नजर इस पर डाली, फिर से मुड़कर अलमारी में सर अंदर घुस गई। परिशे, मैं तुमसे बात करने आई हूँ। मैं जानती हूँ तुम मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा, ना इस घर में ना अब तुम्हारे कमरे में, मगर मैं जो बात करने आई हूँ वो कहे बिना यहाँ से हरगिज नहीं जाने वाली। और बेतकलीफी से कहकर इसके बेड पर बैठ गई। परी ने मुड़कर ऐसे डीप खिड़की को देखा। या तो वो पागल थी या फिर हद से ज्यादा ड्रामेबाज, जो अब भी शाहजहां को मुतासर करने के लिए यहाँ आई होगी कि देख लो शाहजहां, मैं कितनी अच्छी हूँ जो तुम्हारी मुंहफट बीवी को सॉरी करने आई हूँ। देखिए, मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहती, प्लीज आप यहाँ से चली जाएं, मुझे बहुत काम है मेरे पास, आपके कोई पास होने का वक्त नहीं। परी कहकर लापरवाही से अपने काम में मगन रही। अलबत्ता सामान पैक कर चुकी थी, बस अब वैसे ही अलमारी में सर घुसाए खड़ी रही बहुत टाइम। जब सनम के जाने के इम्कान नजर न आए तो न चाह रहे से सनम की बात सुननी ही पड़ी। वो मुड़कर इसके सामने बेड पर बैठ गई कि सनम, आप मुझसे क्या जरूरी बात करना चाहती हैं जिसके लिए आपको खुद चलकर मेरे पास आना पड़ा? इसके कुछ कहने से पहले ही आपको बता दूं, मैं सुबह होते ही जा रही हूँ यहाँ से, इसलिए प्लीज आप परेशान मत हो। शहजाद आपका दोस्त है और रहेगा, मैं ना पहले का थी ना अब हो ना ही इनके लिए। सनम ने गौर से परी को देखा, जिस सनम से सख्त बेदगुमान लग रही थी। इसने गहरी सांस ली। इतनी जल्दी हार मान ली तुमने? परी ने नजर उठाकर सनम को देखा। मुझे जीतने के लिए एक पर्सन में उम्मीद नजर आती तो मैं कभी हार नहीं मानती, मगर जो मेरा था ही नहीं इसके लिए मैं अपनी जान भी दे दूं तो मेरे नहीं हो सकता। तुम्हें पता है परी, तुम्हें देखकर मुझे लगा हाँ वो तुम ही हो सकती हो जो शाहजहां को जीना सिखा सकती हो। शाहजहां और मेरी मुलाकात यूनिवर्सिटी में हुई थी। वो खुद में रहने वाला बंदा था, इससे अपने आसपास की दुनिया से कोई अर्ज नहीं था। पहली नजर में इसे देखने वाला इससे मगरूर ही समझता था। मुझे भी ऐसे ही लगा था। फिर ना जाने मेरे दिल में क्या समाई कि मैंने शाहजहां से दोस्ती का सोचा। बहुत मुश्किल था, मगर 2-3 माह की मेहनत के बाद इसे मुझसे दोस्ती करनी ही पड़ी। तुम्हें शहनशाह यकीन न आए, इसने जिंदगी में पहली बार किसी से दोस्ती की थी। तुम खुद सोचो परी, वो शख्स जिसकी ना माँ थी ना बाप, इसके कोई दोस्त भी नहीं था, कैसी होगी इसकी जिंदगी? बेरौनक अंधेरों में भरी हुई। फिर शाहजहां की जिंदगी में आगे होना तो ये चाहिए था कि इसे मुझसे प्यार हो जाता, मगर नहीं। शाहजहां की जिंदगी की परी से शुरू होकर इसी पर खत्म होती थी। जानती हो परी, वो रोज मुझसे तुम्हारी बातें किया करता था। तुमने कौन सा कलर पहना है, तुम इसमें कितनी मासूम लग रही थी, तुम हंसते हुए कितनी अच्छी लगती हो। इसने चुप होकर परी को देखा जो मुंह खोले सनम को देख रही थी। सनम ने मुस्कुराकर से, तुम्हें यकीन नहीं आ रहा ना? सच ही है परी, तुम इससे पूरे 9 साल छोटी हो। इस वक्त तुम शायद पूरे छोटी थी, बहुत छोटी थी। इसे तुमसे इस किस्म की मोहब्बत तो नहीं थी, तो तुम बहुत मासूम थी ना। इसे तुमसे बहुत पाकीज़ा मोहब्बत है जिसका इजहार इसने आज तक कभी खुद से भी नहीं किया, तो तुमसे या मुझसे कैसे कर सकता है? क्या समझती हैं आप? ऐसी कोई भी कहानी मुझे सुनाएगी तो मैं यकीन कर लूंगी। नहीं सनम, मैं बच्ची नहीं हूँ जो आपकी बातों में आ जाऊं। परी ने इसकी बात काट कर तलही से कहा, तुम जो भी कह रही हो वो सच नहीं। परी, शाहजहां की जिंदगी में वो पहली लड़की तुम हो जो उसकी जिंदगी में आई हो। जब वो 9 साल का था तब तुम पैदा हुई थी। आम बच्चों की तरह वो लापरवाह नहीं था, वो तो बहुत हिसास था तुम्हारे मामले में तो बहुत ज्यादा। इसने पहली बार जब तुम्हें अपनी बाहों में उठाया ना तो इसे उठाना नहीं आता था। इसके नतीजे में तुम इसके हाथों से गिर गई थी। और जानती हो तुम्हारे पापा ने इसे कितना मारा था? नहीं, तुम कैसे जान सकती हो? ये सब इसने मुझसे शेयर किया है। अगर आज इसे पता चला कि मैं इसके और अपने दरमियान यकीन का रिश्ता तोड़कर इस सब राजों में तुम्हें शरीक कर रही हूँ ना, तो मेरी शक्ल तक कभी नहीं देखेगा, मगर मैं अपने दोस्त को तबाह होते नहीं देख सकती। तुमने वो महरूमियत देखी कहाँ है जिसे शाहजहां ने फेस किया? कैसा लगता होगा जब एक बच्चे को इसकी माँ के बदकिरदार होने के ताने मिलते हों, जिसे खानदान बच्चे अपने साथ खेलने नहीं देते थे क्योंकि इनके माँ बाप ने इन्हें इस बदकार माँ के बेटे के साथ खेलने से मना किया था, जिसे जब जब कोई तकलीफ हो, जब जब वो बीमार पड़ा, इसका ख्याल रखने के लिए इसकी माँ नहीं थी। इसके पास ऐसा कोई रिश्ता नहीं था जिसके गले लगकर वो जी भर कर रो लेता। तुम्हारी अम्मी तुम्हारे पापा से छुप कर इसका ख्याल रखती थी, मगर शाह को चीड़ थी ऐसे प्यार से जो एक गुनाह की तरह छुप कर इसे दिया जाता। वो ऐसे नहीं था परी, इसे हालात ने ऐसा बना दिया। परी, तुमने कभी इसके अंदर जानकर देखा है कि बाहर से इतना सख्त मगरूर नजर आने वाला शख्स अंदर से किन किन महरूमियों को छुपाए फिरता है? सनम कुछ पल के लिए खामोशी। इसने नजर उठाकर परी को देखा जो बेआवाज रो रही थी। इसने साइड टेबल पर पड़े गिलास के जग से पानी में गिलास
ग्लास में डालकर परी के आगे किया, जो परी ने बिना कुछ किए खामोशी से पी लिया। जब हम लास्ट सेमेस्टर में थे ना, तब एक बार शहजाद ने बहुत जिद करके कहा था कि मैं ब्लैक ड्रेस बनाऊं, बल्कि वैसे ही जैसे तुम्हारा था। मैंने जब बनाकर पहना तो पता है परी, इसने मुझे देखकर अफसोस से सर हिलाया था। कहने लगा, सॉरी सनम, तुम अच्छी तो लग रही हो, मगर तुम परी की तरह मासूम और खूबसूरत नहीं लग रही। वो तो इतनी प्यारी लग रही थी कि मैं बता नहीं सकता। और एक शायद तुमने अपने बालों की कटिंग करवाई थी। इस दिन शहजाद पूरे दिन नाराज रहा। इसे तुम्हारे लंबे बालों से इश्क था। क्या क्या बताऊं परी, बताने बैठूं तो शायद सदियां गुजर जाएं। बस तुम इतना जान लो, इस अधूरे इंसान को तुम्हारी मोहब्बत की बहुत ज़रूरत है। इस मोड़ पर आकर इसे खुद से दूर मत करो। वो इस बार बिखर गया तो परी वह मर जाएगा। इसमें अब की बार टूट जाकर बिखरने की ताकत नहीं। मगर सनम, वो मुझे चाह कर भी अपना नहीं सकती। ऐसे मुझसे मेरे पापा से नफरत है, जो मैं चाह कर भी ख़त्म नहीं कर सकती। परी ने रोते हुए कहा, परी, मोहब्बत बिना वजह के हो जाती है, मगर नफरत के पीछे कोई न कोई वजह ज़रूर होती है। तुम एक बार कोशिश करके देख लो। शायद शहजाद तुमसे वो सब कह दे जो वो खुद से भी नहीं कह पा रहा। इसके दिल में मौजूद नफरत निकाल बाहर कर दो परी, तुम ही इसे बिखरने से बचा सकती है। करोगी ना तुम एक कोशिश इसे बचाने की? सनम ने इसे बड़ी नजरों से देखा। परी ने आंसू साफ करते हुए सर इस बाब में हिलाया। और हाँ, एक और बात, मैं शहजाद की सिर्फ बहुत अच्छी दोस्त हूँ, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं। इसकी जिंदगी तो परिचय थी और हो। सनम उठकर जाने लगी। सनम, मैं बहुत बुरी हूँ ना, मैंने बहुत बुरा किया, आपके किरदार पर शक किया, आपको इतनी बातें सुनाई। मुझे वो सब नहीं कहना चाहिए था, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। परी इसके सामने जाकर शर्मिंदगी से गोया हुई। तुम बहुत अच्छी हो परी, अगर तुम वो सब ना कहती तो मुझे कभी ना पता चलता कि मेरी मासूम सी बोली बारी सी परी मेरे सर फड़े दोस्त से कितना प्यार करती है। वो सब तुमने महज जेलसी में कहा, वरना आई नो प्रॉब्लम। परी, तुम तो बहुत अच्छी लड़की हो। परी ने नजर उठाकर सनम को देखा। कितनी अच्छी लड़की थी, और वो परी ने इसे कितना गर्व समझा था। इसने आगे बढ़कर सनम को गला लगाया। आप बहुत अच्छी हैं सनम, इस दुनिया में आप जैसे अच्छे लोग बहुत कम पाए जाते हैं। इसने सनम से अलग होकर प्यार से इसके हाथ थाम कर कहा। सनम ने इसके आंसू साफ किए। अच्छी लड़कियां ऐसे नहीं रोती। और हाँ, कल तैयार रहना, मैं और तुम खूब सारे वक्त साथ गुजारेंगे। फिर परसों मुझे वापस जाना है, इतनी जल्दी? और वो शहजाद, वो मुझे आपके साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। परी ने रोहंसी होकर कहा, जाना तो है ना परी, मेरी छुट्टियां खत्म हो गई हैं। 3 दिन बाद मुझे फिर से ऑफिस ज्वाइन करना है। और शहजाद की टेंशन मत लो, मैं संभाल लूंगी, बस तुम जल्दी से उठकर तैयार हो जाना। परी ने सर इस बाब में हिलाया। सनम ने इसके गाल तक दबाकर मुस्कुराकर से शब बहर कहकर चलेगी। परी ने कपड़े पैक किए से वापस निकाल कर अलमारी में सेट किए। सॉरी फॉर व्हाट? फॉर एवरीथिंग। हम ठीक है, और कुछ? सनम 2 दिन परी के साथ वक्त गुजार कर चली गई थी। परी को आज मौका मिला था कि वह शहजाद से माफी मांग सकी, और अभी भी सनम को छोड़कर वापस लौटा था। इस वक्त लाउंज में बैठा अखबार पढ़ रहा था। परी भी वहीं चली आई थी। इतनी जल्दी माफ करने पर बड़ी हैरान हुई। इससे तो लगा था वो लड़ेगा झगड़ेगा, मगर यहाँ तो मामला ही उल्टा हो गया था। आपने सच में मुझे माफ कर दिया इस सब के लिए? परी ने बेयकीनी से पूछा। कहो तो स्टाम्प पेपर पर लिख के दें? तो वो बरहम हुआ। नहीं, मुझे आपकी जबान पर भरोसा है। परी ने खुश होकर कहा, नाराज इनसे हुआ जाता है जिनसे कोई रिश्ता हो, और तुमसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है। बार का सफा पलट कर जवाब दिया। आप माने न माने से कोई फर्क नहीं पड़ता, रिश्ता तो है आपकी और मेरे दरमियान बहुत मजबूत। परी ने खुद को मजबूत बनाकर कहा, जिस रिश्ते को मैं सिरे से मानता ही नहीं, बार बार इससे मुझे बावर करवा कर क्या साबित करना चाहती हो तुम? यही कि आपके ना मानने से रिश्ता बदल नहीं जाएगा। कुछ भी कहो, मुझे परवाह नहीं। हाँ, आज याद आया, अपनी पैकिंग कर लेना, मेरा यहाँ का प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है, मुझे अब जाना है। इसने अखबार को साइड पर रखकर कहा। हम कहाँ जाएंगे अब? हम नहीं, सिर्फ मैं जा रहा हूँ, पहले दुबई, इसके बाद इंग्लैंड में अपना बिजनेस वहीं मूव कर रहा हूँ। तुम वापस अपने घर जाओगी, इससे ज़्यादा मैं तुम्हें और बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब तुम्हारी मर्जी, तुम घर जाओ या दारुल मुझे परवाह नहीं। शहजाद ने परी को बहुत आराम से खैबर सुनाई। आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? 3 बार कबूल किया है कि कहकर मुझे साथ लाए हो, और अब? परी ने गुस्से में बोला। भी नहीं जा रहा था तो 100 बार बता चुका हूँ, मैं अपनी इस गलती पर पछता रहा हूँ अब, और तुम्हें पास रखकर खुद को जीत में नहीं रख सकता। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। जो बताना था बता चुका हूँ, अब आगे तुम जानो तुम्हारा काम। आज से ही अपनी सारी चीजें एक जगह कर लो। तो कहकर सोफे से उठकर चला गया। पर अगर आज तुम खामोश रही तो पूरी उम्र के लिए शहजाद को खो दोगी। जाओ, अपने प्यार का यकीन दिलाओ शहजाद को। परी के अंदर से आवाज आई और जल्दी से उठ के इसके रूम की तरफ आई। दरवाजा खुला था, वो हल्की सी दस्तक देकर अंदर दाखिल हुई। शहजाद इस वक्त रूम के टेरेस पर खड़ा था। क्यों कर रहे हैं आप मेरे साथ ऐसे? मैं आपसे बहुत प्यार करने लगी हूँ शायद, प्लीज मुझे मेरी मोहब्बत को यूं रुस्वा मत करने
मैं मर जाऊंगी आपके बगैर। परी ने अपनी अना को साइड पर रखकर अपने दिल की बात की। शहजाद अब भी इसी पोजीशन में खड़ा था। परी ने गुस्से से आगे बढ़कर इसके बाजू से पकड़कर अपनी तरफ रुख मोड़ा। शहजाद के चेहरे खतरनाक हद तक संजीदा था। आप औरतों के साथ पता है मसला क्या है? पहले आप मर्द खुद को बहुत बड़ी कोई खास मखलूक समझते हो, किसी बात का गुरूर है आपको। हाँ, मैं आपसे अपने प्यार का इजहार कर रही हूँ और आप हो यूं कि मुझे इग्नोर कर रहे हो। क्यों आखिर क्यों? यहाँ से चली जाओ प्रीशा धनिया। शहजाद ने इसका हाथ झटका कहा, नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी, ना यहाँ से ना आपकी जिंदगी से। आप माजी में रहकर अपना हाल अपना मुस्तकबिल क्यों तबाह कर रहे हो? मैं सब कुछ छोड़ने को तैयार हूँ आपके लिए, आप बस बदले में मुझे अपना आप दे दें। शहजाद, परी ने मिनट बड़े अंदाज में इससे कहा, तुम सच सच नहीं जानती परी, इसलिए प्लीज मजबूर मत करो और जाओ यहाँ से। शहजाद इससे पहले इससे ज्यादा गुस्से में बोला, सच क्या है? सच कौन सा सच? आखिर ऐसा क्या है जो आपको मेरे पास आने से रोक रहा है? अगर ऐसा कुछ है तो आज वो सच जानकर ही मैं यहाँ से जाऊंगी। मैं वो सब जानना चाहती हूँ जिसे आपको पत्थर बना दिया है। परी भी इसी के अंदाज में बोली, सच जानना चाहती हो ना, तो आओ मेरे साथ, मैं बताता हूँ तुम्हें वो सच जिसे जानकर तुम खुद से नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहोगी। शहजाद ने सख्त निगाह इस पर डाली, फिर कमरे में आकर अलमारी में कुछ तलाश करने लगा। परी इस पूरे वक्त में खामोश तमाशाई बनी खड़ी रही। शहजाद जब वापस आया, इसके हाथ में कुछ कागजात थे। ये देख रही हो, ये बसूदे कागजात वो सच हैं जिसने मुझे इंसान से हैवान बना दिया था। जानती हो, जब मैं 5 साल का था तब मैंने अपनी माँ के मरने के बाद ये सब मुझे इनकी अलमारी से मिले थे। बहुत छोटा था, मुझे तो लफ्ज़ पढ़ने भी नहीं आते थे। फिर सिर्फ इनको पढ़ने के लिए मैंने खूब मेहनत करके पढ़ना शुरू किया। कच्चा ज़हन था मेरा, जोर तोड़ करके अल्फाज पढ़ना शुरू किए थे। ये वो सब खतूत हैं जो मेरी माँ मेरे बाप के लिए लिखती रहती थी। खुद पर बीती हर अज़ियत इसमें दर्ज है। और ये देखो रही हो, ये वो आखिरी खत है जो मेरी माँ ने मेरे बाप के लिए लिखा था। इसने एक कागज इसके सामने लहराया। परी ने हैरान नजर से वो सारे कागज देखे। ये वो खत हैं जो मैंने सबसे पहले पढ़ा। 5 साल के बच्चे को इसकी क्या समझ आती? हाँ, वक्त गुजरने के साथ साथ मुझे इनमें लिखे हर अल्फाज की समझ आना शुरू हो गए थे। फिर मेरे दिल में आग भड़क उठी, मुझे इन सब का इंतकाम लेना था। हाँ, मुझे नफरत है हर इस रिश्ते से जो दनियाल से जुड़ा है। इसने वो सारे कागजात परी के हाथ में थमाए, खुद वहीं कुर्सी पर बैठकर अपना गुस्सा कंट्रोल करने लगा। अम्मा, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी। हाँ बोलो, तुम्हें तो वैसे कहाँ फुर्सत मिलती है, माँ से 2 घड़ी बैठकर कोई बात कर ले। अम्मा ने हंस के मामूल जफरी लहजे में कहा, बस करिए अम्मा, क्या चाहती हैं आप? मैं आपके घुटनों के साथ लग कर बैठ जाऊं? हर वक्त आपके ताने खत्म नहीं होते। बंदा अपने दिल की बात करे भी तो किससे? बाप अल्लाह को प्यारा हो गया, भाई अपनी बीवी का होकर रह गया, और एक आप हैं जिन्हें हर वक्त अपनी औलाद से गिले शिकवे ही होते हैं। दानियाल बड़ा बैठा था, अम्मा पर नाराज हुआ। बस बस, ज्यादा मुझे बातें सुनाने की जरूरत नहीं, काम की बात करो जिसके लिए तुम्हें मैं याद आ गई हूँ। अम्मा ने हंस से मामूल इनकी बातों को पर ध्यान नहीं दिया। अम्मा, जब मुझे यहाँ नहीं रहना, जब तक सानिया है इस घर में, मैं इसलिए मैंने सोचा है कि मैं बाहर इंग्लैंड चला जाऊं, कुछ अरसे बाद आऊँगा। तब तक इसे इस घर से चलता करें तो ही बेहतर होगा। नहीं तो माँ, मैं कभी भी वापस लौट कर नहीं आऊँगा। क्या कहा? तुम बाहर जा रहे हो? जाकर तो बता, टांगे ना तोड़ दूं तुम्हारी। और एक बात तो बता, तुम्हें इस सानिया से मसला क्या है? तुम्हारी तो बहुत अच्छी फूफो की बेटी है ना। अम्मा ने झांसी नजर से अपने लहते जिगर को देखा, जो सानिया की शादी से पहले अम्मा के साथ खिलाफ था कि वो बला वजह ही फूफो से नाराज रहती है, और अब वो इसी की बेटी के साथ अम्मा से बढ़कर बुरा सलूक करता था। अम्मा हैरान होना तो बनता था, बस अम्मा वो मेरी नादानी थी। और जहाँ तक रही बात बाहर जाने की, तो वहाँ की डिग्री की हमारे मुल्क में बहुत अहमियत है। मैं वापस आकर इंटरनेशनल लेवल पर अपने बिजनेस को लेकर जाऊँगा। अब ये अकरम मुझे जाने से नहीं रोक सकते, मुझे कुछ फैसले खुद करने का हक हासिल है। वो लापरवाही से कहकर वहाँ से चला गया। अम्मा और अकरम के लाख मना समझाने पर भी वो रुका नहीं था। अकरम भी वहाँ का काम मैनेजर के हवाले करके वापस इस्लामाबाद आ गए थे। इस तरह सानिया अम्मा के मार से बच गई थी, मगर अल्फाजों का जहर अब भी सानिया का दिल छन्नी करता था। किस्मत सानिया में मेहरबान हो गई थी, शायद अम्मा वॉशरूम में गिर गई थी और एक पाँव टूट गया। इस तरह माँ सानिया ने अम्मा की खूब मदद की। अम्मा भी इंसान थी, आखिर को सानिया की बेलूस हिदमत, प्यार और सब्र के आगे हार गई। जबान से अब भी सानिया को बुरा भला कहती रहती थी, मगर अब पहले की तरह इसके किरदार को निशाना नहीं बनाती थी। दानियाल का भी अक्सर अवकात फोन आता रहता, अम्मा किसी न किसी बहाने इसे टाल लेती थी। इनका ख्याल था वो वापस आकर बदल जाएगा, इसलिए इन्होंने दानियाल की बातों को ज्यादा सीरियस नहीं लिया था। इसे ही आंख मचोली में 4 साल गुजर गए। अजहर भी 4 साल 2 माह का हो गया था।
दादी का रवैया अपनी माँ के साथ देखता जो हमेशा से ही जिले तमेज होता। इन्होंने हाथ उठाना छोड़ दिया, यही बहुत था। इतनी खिदमतगुजार बहू को अपने हाथों से इस घर में निकाल कर अपने लिए मुश्किल नहीं पैदा करना चाहती थी। इन्हीं दिनों दानियाल के वापस आने की भी खबर मिली। अम्मा तो खुशी से फूले नहीं समा रही थी। 4 साल बाद वो अपने लाल को देखने वाली थी। इन्होंने अपनी बहन से भी कह दिया कि वो तैयारी शुरू करे। कुलसुम को वो अपनी बहू बनाकर लाने वाली हैं। मगर कोई नहीं जानता था वक्त इनके साथ क्या मजाक करने वाला है। मैं बहुत खुश हूँ। आपको पता है कि आप 4 साल बाद फिर से बाप बनने वाले हैं। सानिया ने खुशी से यह खबर इकरम को सुनाई तो वो सुनकर बहुत खुश हुए। तुम सच कह रही हो, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। इन्होंने दूर खड़ी सानिया को पास बुलाकर प्यार से कहा। सानिया शर्माते हुए इनके पहलू में आकर बैठ गई। हाँ, मैं सच कह रही हूँ, अल्लाह ताला ने हमारी सुन ली। हम फिर से औलाद की खुशी से सैराब होने वाले हैं। मैं आपको बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ आज। सानिया ने लाड से इनकी कमीज के बटनों के साथ खेलने शोल्डर खेलते हुए कहा, अल्लाह हमारे दोनों औलादों को लंबी जिंदगी दे, बहुत सारी खुशी नसीब करे, आमीन। सानी के दिल से आमीन कहा। मैं तुम्हें बताना भूल गया कि परसों दानियाल वापस आ रहे हैं, मगर मुझे काम के सिलसिले में 2 हफ्ते के लिए दुबई जाना पड़ रहा है। मैं वापस आकर ही दानियाल से मिलूंगा। अम्मा ने दानियाल की शादी का फैसला कर लिया है। बस तुम अपना और शाहजार का बहुत ख्याल रखना और हमारे आने वाले बच्चे का भी। इन्होंने प्यार से अपनी महबूब बीवी को देखा जो हर कदम पर इसके साथ साथ थी। नहीं अकरम, मत जाए, मुझे और शाहजार को आपके बगैर रहने की अब आदत नहीं रही। सानिया ने उदासी से कहा, मैं जान में हर माह कराची तो कभी दुबई जाता रहता हूँ, आज पहली बार थोड़ी नहीं जा रहा। इसने प्यार से सानिया को अपने करीब करके कहा। हाँ, मगर ना जाने क्यों मेरा दिल इस बार बहुत घबरा रहा है। कुछ भी नहीं होता, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, बस 2 हफ्ते की बात है। अब अच्छी बीवी की तरह मुस्कुरा कर दिखाओ। इसने सानी को पुचकार दे। सानी दिल से मुस्कुराई, मगर इसका दिल अब भी मुतमईन नहीं था। न जाने क्या होने वाला था। इसके साथ इसने अकरम के कंधे पर सर रख कर आंखें मुंद बंद कर दी और हर खौफ हर दर्द को खुद से आजाद करना चाहती थी। अब कुछ बुरा नहीं हो सकता। अब अकरम इसके साथ है और अकरम की मोहब्बत में भूल गई कि इंसानों के साथ होकर भी बुरा वक्त आने पर आंखें फेर लेते हैं। अम्मा, मैंने क्या बकवास की थी यहाँ से जाने से पहले, और आपने क्या किया? क्यों है वो यहाँ? मुझे तो समझ नहीं आ रही। मेरी बात को आप हमेशा से इतना हल्का क्यों समझा है? आपको लगा दानियाल ने कर ली बकवास, वो लौट कर आएगा तो सब भूल भाल गया होगा। वो गुस्से से अम्मा के कमरे में इधर से उधर टहल रहा था। इसे लगा था अम्मा ने सानिया को अब तक इस घर से चलता किया होगा, मगर यहाँ कर इसे अपने सामने देखकर इसका मीटर घूम गया था। वो पहले से ज्यादा खूबसूरत हो गई थी। दानियाल ने नफरत से इसे देखा। जब वो इसके नसीब में नहीं थी तो इसके ही घर में इसके भाई की बीवी बनकर क्यों आई थी? क्यों इसको अजीत पहुंचा रही थी? यही सोचकर इसे पागल कर रही थी। बेटा वक्रम की बीवी है, इसके बच्चे की माँ, कोई वजह होती तो निकालती ना। इसके साथ हर तरह का बुरा रवैया रखा मैंने, तुम्हारे सामने भी तुम्हारे बाद भी। वो हमेशा मेरी नफरत का जवाब प्यार से मोहब्बत से देती आई है। क्या करती मैं? क्या कर सकती है? क्या करा कैसे निकाल बाहर करती? अम्मा ने झिझला कर कहा। वो तो समझी थी दानियाल का वक्त ही उसे है, मगर वो तो 4 साल पहले की बात भूला ही नहीं था। हाँ, मैं तो बच्चा हूँ ना। पहले आपने इन्हीं लोगों से नफरत करना सिखाया। जब मुझे इनसे नफरत होगी तो आपने इसे मेरे सर पर मुसल्लत कर दिया। वो कराया मैं तुम्हारे सर पर मुसल्लत किया। मैंने तुम्हारी शादी करवा रही हूँ। मैं इसके बाद सानिया और अकरम को इलादा कर लूंगी। तुम में और कुलसुम साथ रहेंगे। बस अब सब बातें भूल जाओ, समझे? अम्मा अपने साबका मूड में वापस लौट आई थी। दानियाल ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, फिर एक ख्याल के इसे खुद ही बोलने से रोक दिया। अब जो करने हैं मुझे करने हैं अम्मा, वो मेरी नहीं हो सकी। मैं इसे किसी और के साथ भी इतना खुश नहीं देख सकता। इसे अब रोना होगा सारी जिंदगी। इस घर से इसे ऐसे ही रसवा करके निकालूंगा। तुम्हें सानिया बीबी के पूरे उम्र पछताओगी। इसने कमीनगी से सोचा। आओ ओ लड़के बावले हो गए हो क्या? अभी इतने गुस्से में थे, अब अचानक कैसे? क्या हुआ जो इसे अकेले ही गले मुस्कुरा रहे हो? अम्मा ने मशकूक नजरों से इसे देखा। कुछ नहीं अम्मा, आप सच कह रही हैं। दफा करें, मुझे इससे क्या सरोकार? मेरे लिए आप और कुलसुम ही काफी हैं। ये हुई ना बात मेरे लाल। अम्मा खुश होगी। वो मुफ्त की नौकर से हाथ नहीं धोना चाहती थी। दानियाल के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी। दानिया रात का दरमियानी पहर था, हर तरफ होगा आलम था। दूर कहीं कुत्तों की भौंकने की आवाजें आ रही थी। सब अपने अपने कमरे में बेफिक्री की नींद सो रहे थे तो कोई जगह घरों की चौकीदारी कर रहा था, बाहर के आवारा चोरों से घर के मुहफिज रखने के लिए। मगर इन लोगों पर कैसे पहरा बैठाया जाए जो घर के अंदर रहकर भी अपनी इज्जतों पर बुरी नजर गाड़े बैठे हों? वो बहुत धीरे से अपने कमरे से बाहर निकला। बालकोनी में इसे इधर उधर देखा, कोई नहीं था। इसने जेब से इसकी कमरे की चाबी निकाली। चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी। तो आज तुम्हारा किस्सा खत्म मेरी जान। इतना अरसे मैंने तुम्हें इस घर में बर्दाश्त किया, सिर्फ और सिर्फ अपने आप को अजियत देने के लिए।
جب تم میری نہیں ہو سکی تو تم کسی اور کی کیسے ہو سکی؟ وہ بھی میرے ہی نظروں کے سامنے، میرے ہی گھر میں۔ نفرت ہے مجھے تمہارے اس مسکراہٹ سے جو تمہارے چہرے پر میرے لیے نہیں کسی اور کے لیے ہوتی ہے۔ اور تنہی سے خود سے بولا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کی کمرے کے باہر کھڑا ہو گیا۔ چابی لاک میں لگائی وہ اس وقت سارے رشتے، سارے لحاظ بھول بیٹھا تھا۔ یاد تھا تو وہ انتقام جو اسے یہ سب کرنے پر مجبور کر رہا تھا۔ وہ اندر داخل ہوا، اپنے پیچھے دروازے کو آہستہ سے بند کیا۔ ثانیہ پر اس کی نظر پڑی جو ساری دنیا سے بے چین آرام سے سو رہی تھی۔ شاید آج اس کی سکون کی آخری نیند تھی۔ دانیال آرام سے اس کے پاس جا کر اس کے سرانے بیٹھی اور ثانیہ کے بال میں ہاتھ آہستہ سے چلانے لگا۔ کون ہے؟ ثانیہ کچی نیند سے جاگی۔ چپ، بالکل چپ۔ دانیال اپنی باری ہاتھ اس کے منہ پر رکھا۔ ثانیہ سمجھی شاید اکرم اسے اچانک آ کر سرپرائز دے رہا ہے، مگر آنکھیں پوری کھول کر غور کیا تو دیکھا وہ اس کی روح فنا ہوگی۔ اس نے جان لگا کر دانیال کا ہاتھ اپنے منہ سے ہٹایا۔ دانیال بھائی، آپ کہاں نا چپ، بالکل چپ کر جاؤ۔ آج کی رات صرف تم میں اور میری ہو۔ آج تمہیں صرف میرے لیے میرے پاس ہونا ہے۔ تمہیں پتہ ہے کتنا پیار ہے مجھے تم سے، مگر تم نے کبھی مجھے موقع نہیں دیا کہ میں اس بات کا اظہار کر سکوں۔ مگر نہیں، میں آیا تھا تمہیں بتانے، یاد ہے تم نے دروازہ نہیں کھولا تھا، کہا تھا کہ نہ مت کرنا یہ شادی۔ بہت پچھتاؤگی، پر نہیں، تم نے تو میری بات کو مذاق سوچا۔ آج میں تمہیں یہ بتاؤں گا تم نے جو کیا، کتنا غلط کیا اپنے ساتھ، میرے ساتھ، اور بے خودی میں بول رہا تھا۔ اس کے آگے پھر کہ ثانیہ کو کوئی کندھے سے پکڑ کر خود کے قریب کیا۔ ثانیہ کرنٹ کھا کر اس سے پیچھے ہوئی۔ دانیال نے اسے گرفت اور مضبوط کی۔ ثانیہ بہت مذمت کی، مگر دانیال انسان سے شیطان بنا بیٹھا تھا۔ اسے اچھے برے کی تمیز نہیں رہی تھی۔ اس نے گرفت اور مضبوط کی۔ دانیال بھائی، کیا کر رہے ہیں آپ؟ خدا کا واسطے پیچھے ہٹیں، کیا ہو گیا ہے؟ آپ کو ہوش میں تو ہیں؟ آپ اپنی بھابھی ہوں، میں آپ کے خدا کا واسطے ہے، چھوڑ دیں مجھے۔ اس نے زور لگا کر خود کو اس کی گرفت سے آزاد کیا اور بیڈ سے اٹھ کر باہر کی طرف بھاگنے کے لیے آگے بڑھی۔ دانیال نے لمحہ ضائع کے بغیر اسے بالوں سے پکڑ کے کھینچا۔ بال اس کے سونے کی وجہ سے ادھر ادھر کھولے ہوئے تھے۔ وہ تکلیف سے چہلا اٹھی۔ شہزر اس کی چیخ سے جاگ اٹھا تھا۔ سامنے اپنی ماں کو روتے دیکھ کر وہ اس کی طرف بڑھا۔ ماما، ماما، ثانیہ کو پکارتا اس کی طرف بڑھا۔ دانیال نے ایک ہاتھ سے اسے واپس بیڈ پر دھکیلا۔ وہ بے سود سا پڑا رہ گیا۔ اس نے رونے میں شدت آ گئی۔ دانیال بھائی، چھوڑیں مجھے۔ ثانیہ نے خود کو چھڑانے کی ناکام کوشش مگر کامیاب نہ ہو سکی۔ دانیال نے اسے بالوں سے کھینچ کر خود کے قریب کیا اور اس کے منہ پر ایک بار پھر سے اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ بس میری جان، اور مذمت مت کرنا، شرافت سے میری بات مان لو۔ تمہاری اس خوبصورتی پہ کچھ حق میرا بھی تو بنتا ہے۔ تمہیں پتہ ہے تم بہت خوبصورت ہو، بہت زیادہ، اتنی کہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ آج مجھے میری پیاس بجھانے میں کوئی نہیں روک سکتا۔ آج کے بعد تم کسی کے منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوگی۔ تم نے میرے وجود کو نظر انداز کیا، مجھے آہستہ آواز میں گرایا۔ ثانیہ نے اس کے ہاتھ کو زور سے کاٹا۔ دانیال اس حملے کے لیے تیار نہیں تھا۔ بلبلا کے اس کے بالوں کو چھوڑ کر پیچھے ہٹا۔ ثانیہ نے موقع کا فائدہ اٹھا کر پاس پر لیمپ اٹھایا اور دانیال پر سے اس کے طرف بڑھایا۔ ثانیہ نے لیمپ اس کے سر پر دے مارا۔ دانیال کے ماتھے سے خون بہنے لگا اور لڑکھڑا کر پیچھے گرا۔ ثانیہ نے آگے بڑھ کر شہزر کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور شہزر درد اور خوف سے کانپ رہا تھا اور بھاگ کر دروازے کی طرف بڑھی۔ دروازہ اس کے کھولنے سے پہلے ہی کھولا جا چکا تھا۔ سامنے اماں حیران پریشان کھڑی تھی۔ اماں، مجھے بچا لیں۔ ثانیہ نے آگے بڑھ کر اماں کا ہاتھ تھام کر روتے ہوئے کہا۔ اماں نے اس کے ہاتھ جھٹک کر آگے بڑھ کر کمرے کی لائٹ آن کی۔ سامنے دانیال زمین پر بیٹھا دیکھ کر ان کا دل ہول اٹھا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھی۔ دانیال، تم یہاں اس حالت میں؟ کیا ہوا؟ کیا ہو رہا تھا یہاں؟ اماں پانی پینے اٹھی تھی۔ آج کمرے میں ثانیہ پانی رکھنا بھول گئی تھی۔ پیاس زیادہ لگی تو پانی لینے کمرے سے نکل کر نیچے کچن میں جانے لگی کہ ثانیہ کے کمرے سے شور کی آوازیں سے وہ اس کی کمرے کی طرف آئی۔ وہاں جو کچھ انہوں نے دیکھا ان کا سر چکرا گیا۔ اماں اس نامراد نے پوچھیں کس سے مل رہی تھی رات کی اس پر؟ میں نے کل بھی اس کے کمرے میں ٹیرس سے کسی کو جاتے دیکھا تھا۔ جب تک میں وہاں گیا وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ آج میں نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ اماں، اس نے میرا یہ حال کر دیا اور اپنے اس کمینے یار کو بہکا دیا۔ دانیال نے اماں کو دیکھ کر اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر تکلیف سے کہا۔ اماں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، میں ایسی نہیں ہوں۔ یہ خود میرے کمرے میں غلط نیت سے آئے تھے اور یہ سب جھوٹ ہے اماں۔ ثانیہ نے شہزر کو ادھر ہی نیچے اتار کر آگے بڑھ کر اماں کے ہاتھ سے پکڑ کر اپنی بے گناہی کا یقین دلایا۔ بس کر جا بدکردار عورت، میرے بیٹے پر الزام لگا رہی ہو۔ تم اپنے گناہ چھپانے کے لیے میرے معصوم بچے پر اتنا گھٹیا الزام کیسے لگا سکتی ہو؟ ارے بدکردار عورت، میرے بیٹے کے جانے کے بعد یہ سب کرتی رہی ہوتی ہے تو تم بتا کب سے چل رہا ہے تمہارا چکر؟ اماں نے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر تھپڑ رسید کیا۔ ثانیہ بے یقینی سے اماں کو دیکھنے لگی۔ اماں، نام مت لینا اپنی گندی زبان سے میرا۔ اماں نے آگے بڑھ کر خوب مارا۔ کس چیز کی کمی دی تمہیں میرے بیٹے نے؟ بول، کس چیز کی کمی دی جو تمہیں یہ سب کرنا پڑ گیا؟ پتہ نہیں کب سے مل رہی تھی تو اس سے، پتہ کون ہے تھا وہ؟ اماں زبان کے ساتھ ساتھ ہاتھ بھی مسلسل چلا رہی تھی۔ دور کھڑا شہزر ڈر سے کانپ رہا تھا۔ اس کے رونے کی آواز اماں کی آواز کے سامنے دب سی گئی۔
वो मम्मा पुकारता रह गया। अम्मा खुदा की कसम मैं नहीं जानती, यहाँ कोई था ही नहीं, मैं सच कह रही हूँ अम्मा। सानी ने अम्मा को एक बार फिर यकीन दिलाना चाहा, मगर अम्मा ने अपने कान बंद कर लिए थे जैसे मार मार कर। जब थक गई तो मगर फिर भी हाथ मुसलसल चला रही थी। ये बच्चा इसी यार का है ना तुम्हारा? अम्मा खुदा के लिए मेरे बच्चे को इतनी बड़ी गाली मत दें, यहाँ कोई नहीं आया था, आपका ये बेटा आया था मेरी इज्जत का जनाजा निकालने। वो दर्द से चिल्ला उठी। इसे इतना दर्द मार खाने से भी नहीं हो रहा था जितना अम्मा के इल्जामात और इस पर लगे गए तहमत से इस तकलीफ हो रही थी। दानियाल उठकर अम्मा के पास आया और उसका सर अपने अभी चकरा रहा था। अम्मा मुझे जम्मा मेरे कमरे में ले जाए, मैं बदकार औरत का जो भी करना है सुबह करना। अम्मा ने आगे बढ़कर इसे थामा और कमरे से लेकर चली। दरवाज़ा जोर से बंद करके बाहर से लॉक कर लिया। सानिया वहाँ खड़ी की खड़ी रहेगी। मम्मा शहजाद इन लोगों के जाने के बाद भागकर सानिया के कदमों में लिपट गया। जी मम्मा की जान, देखो कुछ भी नहीं हुआ, सब ठीक है, बिल्कुल ठीक मेरा बच्चा, तुम परेशान मत होना। मम्मा दादी अंकल गंदे हैं, आप रो मत मेरी जान, मैं अभी तुम्हारे पापा को फ़ोन करती हूँ, वो आज ही वापस आ जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। इसने शहजाद को पिचकारे खुद दरवाजे की तरफ बढ़ गई, मगर बेसुधा दरवाज़ा बाहर से लॉक था। सानिया ने बेबसी से रोना शुरू कर दिया, फिर कुछ सोचकर पेन कागज़ लिया और ख़त लिखने लगी। मम्मा आप क्या कर रही हैं? आपको बाबा को कॉल करनी थी ना, इन्हें कहें वो आएं, यहाँ सब गंदे हैं, आपको मारते हैं। शहजाद इसके पास आकर खड़ा हो गया। जी कुछ नहीं मेरी जान, आपके बाबा को खत लिख रही हूँ। नहीं कर सकती, दरवाज़ा लॉक्ड है ना, तो मैं लिख कर सुबह किसी तरह पोस्ट करवा दूंगी। ये जैसे ही तुम्हारे बाबा को मिलेगा वो भागे चले आएंगे, फिर हम दोनों को साथ लेकर जाएंगे। इन्होंने नीम आंखों से इसे समझाया। शहजाद हैरान नजरों से मम्मा को देख रहा था, इसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो अब बिल्कुल भी रो नहीं रहा था। सानिया ने जल्दी जल्दी खुद पर बीती सारी रवादां इसमें लिखी और कागज लेकर अलमारी में संभाल कर रखा। इस बेसब्री से सुबह का इंतजार होने तक और किसी न किसी तरह यह खत अकरम तक पहुंचाना चाहती थी, ताकि अकरम आकर इसे अपने साथ ले जाए। मगर अब जो तूफान इनकी जिंदगी में आने वाला था वो इसकी जिंदगी को बहा कर ले जाने वाला था। वो रात इस पर बहुत बारी गुजरी थी। पूरी रात वो सजदे में खड़ी अल्लाह से दुआ मांगती रही। क्या हुआ है अम्मा, आपने मुझे मेरे कमरे में जाने से क्यों मना किया? अभी सुबह सुबह ही लौट कर आया था, इसका दिल ही नहीं लग रहा था। अजीब सी उलझन हो रही थी, जैसे कुछ बहुत गलत होने वाला है इसके साथ। हाय अकरम, हम लुट गए, बर्बाद हो गए, हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। अम्मा दाइयाँ दे देकर रो रही थी। अम्मे बातें ना हो, क्या है ये? दनियाल को चोट कैसे आई? ओ शाह जर सानिया ठीक है? ने वो बसब्री से गोया। इस बदकारदार हो क्या होना है, इसने तो हमें किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। जानते हो कल रात तुम्हारी बीवी से कोई मिलने आया था। बस अम्मे आगे कुछ मत कहिएगा, मेरी सानी ऐसी नहीं। वो अम्मा की बात काट कर चिल्लाया। हाँ हाँ अब कर दो, मैं और तुम्हारा भाई झूठ बोल रहे हैं ना, जिसने इस बंदे को तुम्हारे कमरे से भागते हुए खुद देखा है। अम्मा ने झूठ बोलने की इंतहा कर दी। इस वक्त अगर वो ये सब न कहती तो इन्हें यकीन था अकरम इस पर यकीन कभी न करता। दादियाल ने देखा, अम्मा ने देखा, एक ही बात थी। ये सोचकर अम्मा का दिल मुतमिन था। तुम्हारे भाई की ये जो हालत हुई है तुम्हारी बीवी और उसके यार की करम नवाजी है। दानियाल ने तो इससे पहले भी देखा था, मगर वह भाग गया। कल रात पकड़ा गया तो तुम्हारी बीवी ने दानियाल के सर पर लेमते मारा और इसे अपने यार को भगा दिया। अम्मा ने रो रो के सारी बात अकरम को बताई। अम्मा आप ये सब क्या कह रही हैं? प्लीज कह दें ये सब मजाक है, मेरी सानी ऐसी नहीं। वो हारे जवारी की तरह अम्मा के कदमों में बैठकर बोला। मेरे लाल, मेरे बेटे, मैं तुम्हारी माँ हूँ, ये तुम्हारा भाई है, हम तुमसे क्यों झूठ बोलेंगे? और कमजात पता नहीं कब से हम सबको देखो दे रही थी, ना जाने कब से ये चक्कर चल रहा था। और वो आने वाला बच्चा ना जाने किसका है। मैंने खुद देखा इस बंदे को टेरेस से नीचे कूदते। अम्मा ने रोहानसी होकर कहा। पास बैठा दानियाल दिल ही दिल में अम्मा की एक को दाद दे रहा था। वो तो इस सब मामले से बहुत आसानी से निकल गया था। बेचारी सानिया, इसने कमीनगी से सोचा, बस अभी के अभी जाकर इसे हाथ से पकड़ घर से बाहर करो। मैं इसका गलीज वजूद अब अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। अकरम गुस्से से उठकर अपने कमरे की तरफ गया। कुछ इश्क था, कुछ मजबूरियां थी, सो मैंने जुबिन वार दिया। मैं कैसा जिंदा आदमी था, एक शख्स ने मुझको मार दिया। एक सब्ज शाह गुलाब की थी, एक दुनिया अपने ख्वाब की थी। वो एक बहार जो आई नहीं, इसके लिए सब कुछ हार दिया। ये सच है, सजाया घर साथी, मेरी जात मेरा नहीं, मेरा हाल नहीं। एक काश कभी तुम जान सके एक सुख के जो आजार दिया। मैं खुले ही एक सच्चाई, मुझे जानने वाले जानते हैं, मैंने किन लोगों से नफरत की, किन लोगों को प्यार दिया। वो इश्क बहुत मुश्किल था मगर आसान न था, यूं जीना भी। इस इश्क ने जिंदा रहने का मुझे ज़र्फ दिया, पंडार दिया। कौन था वो, जवाब दो मुझे। अकरम ने गुस्से से दारता सानिया को बालों से पकड़कर अम्मा और दानियाल के सामने लाया।
मुझे नहीं पता वहाँ कौन, कोई नहीं था करम, मैं सच कह रही हूँ, वहाँ सिर्फ और सिर्फ दनियाल भाई थे। मैंने खुद को बचाने के लिए इनके सर पर लैंप मारा। इसने मुश्किल से अपनी बात मुकम्मल की। आज इसका मकान यकीन में टूट कर बिखर गया था। जिसका शख्स को इसने टूट कर चाहा था, जिस 5 साल अपने होने का यकीन दिलाया था, जिसकी कदम के साथ कदम मिलाकर इसने सारी जिंदगी दुनिया का मुकाबला किया था, आज उसी शख्स ने बड़ी महफिल में रुसवा कर दिया। मोहब्बत इतनी बेतबार होती है क्या, जो ऐसे ही किसी की बातों में आकर मशकूक हो जाती है। इन 6 सालों में कहाँ अकरम को लगा कि इसकी बीवी ने बेवफाई की है, बस एक लम्हा लगा इसे इसके किरदार को निशाना बनाने में। आई सानी को एहसास हुआ, जिसे इसने दुनिया में सबसे बढ़कर चाहा था वो इसका था ही नहीं। जिसकी मोहब्बत में इसने अम्मा की मार खाई, आज वही इससे इसके किरदार की गवाही मांगने खड़ा था। बकवास करती हो मेरे सामने, मेरे भाई पर इल्जाम लगा रही हो, अपने करतूत छिपाने के लिए मेरे भाई को बीच में ला रही हो। बताओ कौन था वो, जिसकी हाथों तुमने मेरी मोहब्बत धोखा दिया? बोलो, अकरम ने जोर से चिल्लाकर पूछा। अम्मा और दनियाल खामोश तमाशाई बने खड़े थे। इन्होंने अपना काम कर दिया था। जो आग दनियाल ने लगानी थी लगा चुका था, अब तो बस अंजाम देखने का मुंतजर था। मैं झूठ नहीं बोल रही, सच यह है सब। जिस दिन में से मेरी शादी हुई है, अम्मा ने और इसके आपके बरकरदार भाई ने मुझे मारा पीटा। मैं चुप रही, मैं चुप ना रहती, 6 साल खुद पर जुल्म बर्दाश्त न करती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। झूठी आपकी माँ, आपका भाई। आयसानी ने सच बोलने की हिम्मत कर ली, मगर शायद बहुत देर हो गई थी। अब ऐसा कुछ भी नहीं बचा था, इनकी किस्मत इनसे रूठ गई थी। सानी की बात खत्म होने से पहले अकरम का हाथ उठा था और इसने जोर से सानी के मुंह पर थप्पड़ मारा। सानिया ने बेयकीनी से अकरम को देखा, फिर अपने चेहरे पर हाथ रखा। इसके होंठ की साइड से खून निकल रहा था। बदकिरदार आवारा औरत, ये ही सब रह गया था? तुम इस हद तक गिर जाओगी, मुझे यकीन नहीं आ रहा। अपने आप को बचाने के लिए तुम मेरी माँ और मेरे मासूम भाई पर इल्जाम लगा रही हो। वो गुस्से से बेकाबू हो रहे थे। मम्मा बाबा भी गंदे हैं। शाहजाद जो कब से मामा और बाप को गुस्से में देख रहा था, चिल्लाकर बोला। बहुत खूब, मेरी औलाद को मुझसे बदजन कर दिया, और ये जो दूसरों की तुम्हारी औलाद इस दुनिया में आ रही है, वो भी ना जाने किसका गुनाह है जो मुझे पर मुसरत कर रही हो। बस अकरम, बस खबरदार, मेरी औलाद को कोई गाली मत दी तो बहुत हुसन सुन चुकी आप सबकी, और अब नहीं। बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने, मगर अब मेरी औलाद को गुनाह कहा तो जान ले लूंगी मैं सबकी। समझे आप सब? इसने बेखौफ होकर अकरम की आंखों में आंखें डालकर कहा। हाँ, औलाद के लिए बुज़दिल से बुज़दिल माँ भी बहादुर बन जाती है। सानिया ने सारी जिंदगी जुल्म इकरम की मोहब्बत में बर्दाश्त किए थे, मगर अब वो ही अपना ना रहा तो क्यों करती, और वो बर्दाश्त। जा रही हूँ मैं यहाँ से, नहीं मेरा किसी से भी कोई ताल्लुक। वो रुख मोड़कर अम्मा के सामने खड़ी हुई। और आप अम्मा, आपको तो मैंने माँ से बढ़कर इज्जत दी, ख्याल रखा, आप इस काबिल ही नहीं थी। सांप की फितरत हमेशा ही डसना होता है, चाहे इसे कितना ही दूध पिलाया जाए, मौका मिलने पर वो काट ही देता है। आपको मेरा वजूद इस घर में बर्दाश्त नहीं था ना, तो जा रही हूँ मैं। अल्लाह की अदालत में बहुत इंसाफ वाली है। आप और आपकी ये दोनों औलादें ज़रूर अल्लाह के सामने पेश होंगे, तब मैं अपने ऊपर हुए हर जुल्म का हिसाब लूंगा। वो भी सूर समेत। वह नफरत से कहती हुई मुड़ी। शहजाद का हाथ थामा। अम्मा का दिल एक लम्हे की कामता का जरूर था, मगर अब वो सच बोलकर अकरम की नज़र में गिरना नहीं चाहती थी। हाँ, इन्होंने किसी को नहीं देखा था, मगर दनियाल सच कह रहा था। वो भला क्यों झूठ बोलता? कहाँ जा रही हो तुम? तुम्हें लगता है इतनी आसानी से मैं तुम्हें तुम्हारे यार से मिलने दूंगा? नहीं सानिया बीबी, नहीं, मैं तुम्हें यहाँ से कहीं जाने नहीं दूंगा। इतना बेगैरत नहीं हूँ मैं। अकरम ने इसे हाथ से पकड़कर घसीटा। शहजाद का हाथ इसके हाथ से छूट गया। छोड़े मुझे अकरम, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, खुदा का वास्ते मेरा यकीन करें। मैं गड़गड़ाई रोई, मगर इसकी एक ना सुनी। अकरम ने इसे खूब मारा। इसकी आंखों पर पट्टी बन चुकी थी। वो चाह कर भी यकीन नहीं कर सकता था। किस चीज़ की कमी थी मैंने तुम्हें? हाँ बोलो, क्या नहीं था मेरे पास जो तुमने मेरे साथ बेवफाई की? जवाब दो मुझे। इसने कमरे में लाकर दरवाज़ा लॉक किया, इसे ज़मीन पर फेंका। अब इसे पाँव से बुरी तरह पीट रहा था। सानी के जिस्म खून से लथपथ हो गया था। मैं आज तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैंने तुम्हें धोखा दिया तुम्हें मैं अब किसी और कभी नहीं होने दूंगा। वैसे पाँव से ठोकर मारकर अलमारी की तरफ बढ़ा, वहां से अपना राइवल निकाला। नहीं करुणे, खुदा का वास्ते ही ये जुल्म मत करे मुझ पर। मामा मामा, ओपन द डोर। शाहजर कब से दरवाजा पीट रहा था। अम्मा और दनियाल बाहर लाउंज में बैठे तमाशाई से लुत्फअंदोज हो रहे थे। अकरम की आंख में खून उतरा था। इसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, ना कुछ सुनाई दे रहा था। इसे तो अपनी बेटी की रोती बिलखती फरियाद भी सुनाई नहीं दे रही थी। इसने गन सानिया पर फोकस की। 1 2 3 फायर की। सानिया की आंखें बंद हो गई। फायर की आवाज़ से अम्मा को होश आया।
अकरम दरवाज़ा खोलो, खुदा का वास्ता है दरवाज़ा खोलो, सानिया बेकसूर है। मैंने झूठ बोला था, कोई नहीं था वहाँ, मुझे मालूम था वहाँ दानियाल ही था। मैं दानियाल की मोहब्बत में अंधी हो गई थी। खुदा का वास्ता है दरवाज़ा खोलो। अम्मा रो रो कर फरियाद कर रही थी, सच बोल रही थी, दरवाज़ा पीट रही थी। शहजाद डर के पीछे हुआ। अकरम ने अपने हाथ में पकड़े ड्राइवर को देखा, फिर सामने खून में लथपथ मर्दा वजूद को। नहीं नहीं, ये क्या कर दिया मैंने? नहीं अम्मा, मार डाला आज आपने मुझे। इसने गन नीचे फेंकी और भागकर सानी के पास सामने बैठा। इसकी नब्ज चेक की, जो न जाने किस वक्त चलना बंद हो गई थी। सानिया उठो, देखो मुझे। मेरी सानिया नहीं, वो चिल्लाया। वापस उठकर राइफल उठाई, अपने माथे पर रखी दाग। अकरम, सानिया, अम्मा वहीं नीचे गिर गई। दानियाल ने भागकर दरवाजे पर लात मारी। अम्मा की नजर अंदाज के मंजर पर पड़ी तो इनकी आंखें बंद होने लगी। अकरम, दानियाल ने फटी नजरों से सामने खून में लौट पड़ी सानियों को देखा। थोड़े फासले पर अकरम का मुर्दा वजूद पड़ा था। शाहजार चिल्लाया, सब खत्म हो चुका था। हंसता बसता घर बिखर कर बर्बाद हो गया था। अम्मा ने भी फिर दोबारा आंख नहीं खोली थी। वह एहसास नदामत में अपनी जान दे बैठी थी। इस दिन इस घर से 3 जनाजे उठे थे, बल्कि 3 भी नहीं, 4। एक वजूद तो इस दुनिया में आने से पहले ही अल्लाह को प्यारा हो गया था। परी जमीन पर बैठी हुई थी, शहजाद इसके सामने ही जमीन पर बैठा था। टेरेस के दरवाजे के पास दोनों ही बेआवाज रो रहे थे। परी के रोने में अब शिद्दत आ गई थी। वो हिचकियों के साथ रो रही थी। जानती हो परी, जब मैं आगे बढ़ा, मैं भाग कर मम्मा के गले लगना चाहता था, मगर मम्मा तो जमीन पर लेटी हुई थी ना। मैंने इनको हिलाया, बहुत हिलाया, वो नहीं उठी। परी, मेरी मम्मा ने नहीं उठी थी। मेरे हाथों पर खून लग गया था। इन हाथों पर परी, शहजाद ने अपने दोनों हाथ परी के सामने किया। इस वक्त वही 5 साल का बच्चा बना हुआ था। वो इस वक्त अपने माजी में खोया हुआ था, अपने इर्द गिर्द से बेखबर। इसका दिल रो रहा था। वो इस लम्हे इसे जीना नहीं देता था। आज इसे अपने हाथों से अपनी माँ के वो खून के निशान नजर आते थे जो इस तल हकीकत से निकालना चाहता था। पर मम्मा की आखिरी रात की सिसकियाँ इसे जीने नहीं देती थी।